नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुयाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है और ये स्पेशल वीडियो स्पेशली जो डेडिकेटेड है वो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। आज जो हम लोग इतिहास का हाई स्टोरी का अध्याय 2 है, समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका एक वन शॉट आज यूट्यूब के बच्चों के लिए है जो कि बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं। उनके लिए आज ये स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो है। इस चैप्टर को हम ब्रीफ में बिल्कुल कम से कम समय में इसको आज के इस वन शॉट में समझने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा चैप्टर समझ में भी आ जाएगा और हमारा आज ही जो पूरा लेक्चर है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। पर जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, लेक्चर फ्लो हमारा क्या क्या रहेगा, तो देखते हैं। हम पढ़ेंगे परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, समाजवाद, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संघों के बारे में पढ़ेंगे, बोल्शेविक क्रांति क्या थी वो, और उससे जो रूसी क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति हुई है, उसका क्या प्रभाव था वो। और ये कौन है? ये है भैया दाढ़ी वाले बाबा, और जिन्हें फेमस नाम इनका है कार्ल मार्क्स, मतलब नाम कार्ल मार्क्स ही है, दाढ़ी वाले बाबा तो हम कहते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वन शॉट की। सबसे पहले हम चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का जो नाम दिया गया है वो है कि समाजवाद एवं साम्यवाद। ये समाजवाद है क्या, पहले इसको समझिए। देखिए, समाजवाद एक विचारधारा है, और जब अगर कहीं पे शब्द लगता है वाद, ये वाद शब्द किसको दर्शाता है? विचारधारा को दर्शाता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सोशलिज्म। जहां एंडिंग में आईएसएम लग जाता है वो आईएसएम आइडियोलॉजी को दर्शाता है, और हिंदी में जब ये वाद लगता है तो हम इसे विचारधारा को दर्शाते हैं। जैसे कि गांधीवाद, गांधी जी के विचार जो है वो गांधी विचारधारा है। और अभी आगे चर्चा करेंगे पूंजीवाद, तो जो पूंजी के आधार पर जो विचारधारा है वो पूंजीवाद कहलाती है। तो चैप्टर का नाम दिया गया समाजवाद। जो समाज के लिए सोचे, समाज के सभी वर्गों के लिए सोचे, वो एक ऐसी विचारधारा है समाजवाद। अब ये समाजवाद की विचारधारा क्या है और ये आई क्यों, पहले उसको समझते हैं। तो ये आई क्यों, इसका कारण ये था कि समाजवाद से पहले जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवाद की विचारधारा। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल या संपत्ति, जिसे हम लोग कहते हैं। अगर आप बिजनेस में, उद्योगों में देखेंगे तो पूंजी उस वस्तु को कहा गया है जो आपको पैसा कमा करके देगी। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? पूंजी है। एक तो लंबे समय तक चलेगी और पैसा कमा करके देगी, क्योंकि भाई बोर्ड है, आज इससे सुविधा हुई है, अच्छा हम पढ़ा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, वीडियोज इसमें चला सकते हैं, काफी कुछ है। तो ये एक अच्छी प्रोडक्टिव चीज आप लोगों तक पहुंचा रही, तो पैसा कमा के देगी, ये पूंजी है। ये कैमरा एक पूंजी है, टेबल पूंजी है। तो जो चीजें बिजनेस में, उद्योगों में कमा करके देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। तो पूंजी, और ये जो पूंजी पे जो हक होता है वो किसका होता है? मालिक का होता है, मालिक का होता है। ठीक है, इन पूंजी पे, संपत्ति पे किसका अधिकार होगा? मालिक का होगा। तो यहां पर उस पूंजी के बारे में, संपत्ति के आधार पर जो विचारधारा, उसे क्या कहा गया है? पूंजीवाद कहा गया है। अब अर्थशास्त्र में दो चीजें आती हैं, एक पूंजीवाद और एक समाजवाद। अब पूंजीवाद में ये कहा गया है कि संसाधन, जो उत्पादन के जितने भी कारक रहेंगे, उन सब पे किसका स्वामित्व या किसका अधिकार रहेगा? मालिक का रहेगा या निजी क्षेत्र का रहेगा। मतलब ये जमीन है, ये किसकी होगी? मालिक के अंडर में होगी। यहाँ पर जो एक एक चीज आपको देखने को मिल रही है उद्योगों में, वो सब किसकी होगी? मालिक की होगी। सब कुछ क्या होगा? मालिक का होगा। और उत्पादन पे किसका अधिकार होगा? निजी होगा। मतलब एक इंडिविजुअल का होगा, व्यक्तिगत का होगा, न कि सरकार का या किसी सरकारी संस्थाओं का। यहाँ पे निजी का होता है। अब एक इंडिविजुअल का है। अब इस निजी व्यक्ति ने, एक निजी संस्था ने क्या करा? अपना एक उद्योग लगाया। अब ये जो उद्योग लगाया है, इस उद्योग में क्या है? वो श्रम लगाएगा, मतलब मजदूरों को लगाएगा। और एक जो निजी व्यक्ति, प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या हो? प्रॉफिट हो। और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए क्या है? बेहतर से बेहतर उत्पादन करवाएगा और अच्छा उत्पादन करवाएगा। और ये उत्पादन कर करके दे कौन रहा है? मजदूर दे रहा है। तो इसलिए क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए क्या है? ये जो श्रम है, ये जो मजदूर है, इनका क्या करता है? शोषण करता है। इनका क्या करता है? शोषण करता है। शोषण का मतलब क्या होता है? उन पर अत्याचार करता है। अत्याचार कैसे? कि भाई उनसे ज्यादा देर काम कराएगा, 12-12, 14-14 घंटे काम कराएगा। वेतन जो है, पैसा है, वो बहुत कम देगा। उनके जो वहां की सुविधा है वो भी बहुत बेकार होगी। पानी बहुत गंदा आ रहा है, ठीक है, कभी भी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसा मतलब बहुत बुरी स्थिति में वहां पे क्या है? मजदूर काम करता है। मतलब उत्पादन को बढ़ाया मजदूरों ने, जो पहले जीरो पे थी जो कंपनी, उसको हाई लेवल पे पहुंचाया मजदूरों ने। पर सारा का सारा लाभ कमा करके कौन ले जाता है? एक जो प्राइवेट इंडिविजुअल, जो मालिक होता है, वो कमा करके ले जाता है। जब ये मजदूरों की स्थिति देखी, मजदूरों पे ये जो शोषण, अत्याचार को देखता है कौन? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स कहता है यार ये क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है ये तो। मतलब मेहनत ये करे और सारा का सारा जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो मालिक कमा करके ले जाए। ये तो गलत बात है। इनका शोषण रुकना चाहिए।
इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए। तो इसके रोकने के लिए ही जो विचारधारा आई वो आई कार्ल मार्क्स की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद की विचारधारा कहते हैं। अब समाज में हम सभी व्यक्तियों को गिनते हैं, जो पिछड़े से पिछड़ा और अगड़े से अगड़ा हो, जो सबसे आगे खड़ा हो वो से अगड़ा हो, जो सबसे पीछे हो जो सबसे पिछड़ा। तो अब मजदूर जो है ये एक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है, तो अब इनके साथ शोषण हो रहा तो बेकार बात है। तो यहाँ पे समाज का क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए। अब कार्ल मार्क्स से जब पूछा जाता है कि भला कैसे हो, तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ, ये जितना भी जो उत्पादन के कारक है उन पे जो निजी स्वामित्व है, एक प्राइवेट का, एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्तिगत का मालिकाना हक है, उसकी जगह क्या हो, किसका हो, सरकार का हो। सब कुछ किसके अधीन होना चाहिए, सरकार के अधीन होना चाहिए। 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी अगर बांटे तो सरकार बांटे। उद्योगों में कितने मजदूर लगाने हैं, कितने नहीं लगाने, सरकार तय करे। उन मजदूरों को वेतन सरकार दे। तो सरकार क्या है, सबके लिए समानता के हिसाब से काम करती है, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार लोक कल्याण के लिए सोचती है, सरकार सभी के लिए सोचती है। सरकार कभी भी खुद के लाभ के लिए काम नहीं करती, बल्कि वो लोक कल्याण के लिए, जनता के भले के लिए काम करती है। इसलिए जितने भी जो उत्पादन के कारक है उनका स्वामित्व या मालिकाना हक किसके पास होना चाहिए, सरकार के पास होना चाहिए। जब सरकार के पास होगा तो क्या होगा, सरकार सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण के लिए काम करती है, तो वो मजदूरों में क्या करेगी, शोषण या भेदभाव नहीं करेगी। ये एक बात तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं। दूसरी, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जितने भी मजदूर हैं इन सबको क्या है, सामूहिकीकरण कर लेना चाहिए। सामूहिकीकरण मतलब क्या, एक समूह, एक ग्रुप बना लेना चाहिए। जैसे कि किसान है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि एक किसान है, एक फार्मर है। अभी जो किसान है, अभी जैसे मान लीजिए कोई गरीब किसान है, अभी किसी बहुत बड़े जो है उसके पास जाकर के काम कर रहे हैं, तो मालिक चाहे कैसा, ये शोषण तो करता ही, तो वो उस पर शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। अब ऐसे जो फार्मर से ये क्या करे, खुद ही मान लीजिए 20-25 फार्मर ऐसे हैं, 20-25 किसान ऐसे हैं, ये सब मिलकर के क्या करें, अपनी छोटी छोटी जमीनें लेवें और उस पर एक साथ मिलकर के क्या करें, उत्पादन करें। अब क्या होगा, यहां पर जो है कार्ल मार्क्स ये बात कहना चाहते हैं कि भाई मजदूर भी आप रहो और मालिक भी आप रहो। मतलब उत्पादन में काम कर रहे हो तो मजदूर की तरह करो, और जब उस पर जो भी लाभ आए, जो भी उससे इनकम होती है, आय होती है, उसका क्या करो, आप बराबर बांट लो। मतलब 1000 रुपये आपके पास इनकम आती है तो 20 जने हो तो 20 जने का उसमें भाग दे लो, और कितने 50-50 जो है 50-50 रुपए आप सभी बांट लीजिए। एक ऐसा मैं उदाहरण देकर के आपको बता रहा हूं। तो वो सामूहिकीकरण पे भी जोर देते हैं, क्योंकि जब मुझे पता मैं ही मजदूर हूं, मुझे मेहनत करनी है, और मैं ही मालिक हूं, मतलब हमें सबको बराबर बांटना है, तो वहां पर भेदभाव नहीं होगा। और भी देखिए, समाजवाद की विचारधारा इतना शॉर्ट में बिल्कुल बोल देना नहीं है, बहुत बड़ी विचारधारा है। खुद कार्ल मार्क्स के काफ़ी बड़ी बड़ी मोटे मोटे ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं इसके ऊपर, वो अभी आज के इस वन शॉट में चर्चा करेंगे। मतलब सीधा सा अगर कोई पूछे कि पूंजीवाद और समाजवाद क्या है, तो पूंजीवाद वो व्यवस्था है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाजार को चलाने की जो आज़ादी है वो किसके हाथ में होती है, निजी क्षेत्र के हाथ में होती है, प्राइवेट वालों के हाथ में होती है। जहाँ पे प्राइवेट वाले अपने बिजनेस चलाए, सब कुछ करे, सरकार कम से कम हस्तक्षेप या इंटरफेयर करती है। सरकार ज्यादा नहीं बोलेगी, सरकार को उसका टैक्स देते रहो, उसका लगान देते रहो, सरकार मस्त है, जिंदाबाद। पर समाजवाद में ऐसा नहीं, समाजवाद इससे उल्टा है। वो कहता है कि सब कुछ सरकार के अधीन होगा, सब कुछ सरकार के अनुसार चलेगा। ओके, तो ये समाजवाद की विचारधारा है। अब एक शब्द और लगा हुआ था, वो था साम्यवाद। इसको हम कहते हैं सोशलिज्म और इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिज्म। देखिए, समाजवाद ये कहता है कि भाई हमें क्या है, सब कुछ जो है सरकार के अधीन होना चाहिए, पर ये साम्यवाद इसका उग्र रूप है, हिंसक रूप है कि भाई अगर सरकार नहीं ले रही है सब कुछ, अगर सरकार भी नहीं बांटती है तो फिर क्या करो, हिंसा कर दो। तो साम्यवाद थोड़ा सा उग्र रूप उसका माना जाता है। दूसरा ये देखा जाता है कि समाजवाद क्या है, स्लोली आराम से धीरे धीरे परिवर्तन चाहता है, जो कि आते हैं आराम से धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, पर ये लोग एक साथ परिवर्तन चाहते हैं कि भाई आज तक पूंजीवाद भारी है, कल से नहीं समाजवाद हो जाना चाहिए। तो समाजवाद और साम्यवाद हमारी ये विचारधारा है। समाजवाद का क्यों उत्पन्न हुआ ये बात हम लोग देख लिए, और अब आगे हम देखते हैं। एक चीज और हमें डिस्कस करनी है, इस चैप्टर को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। 2 भागों में क्या है, पहला तो एक बार हम बात करेंगे समाजवाद की, बात करेंगे कि समाजवाद क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कि समाजवाद के जो विचारक हैं, जिन्होंने समाजवाद का विचार रखा, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इन विचारकों में सबसे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो है कार्ल मार्क्स, तो उनके बारे में पढ़ेंगे।
तो एक तो भाग जो है अध्याय का वो है कि समाजवाद की चर्चा करता है, और दूसरी हम चर्चा करेंगे उस देश के बारे में जिसने समाजवाद को सर्वप्रथम अपनाया, जिसका नाम था रूस। इस रूस में क्या है, क्रांति होती है, रूसी क्रांति, और इस रूसी क्रांति के बाद क्या होता है, वहां पे समाजवाद पूर्ण रूप से लागू होता है, और फिर धीरे धीरे वो एक सोवियत संघ भी बना लेंगे। ये सब क्या है, इन पर सभी पे आज के चैप्टर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे, एक इधर वाला भाग है और एक इधर वाला भाग है, दो भागों में पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत इस भाग से करेंगे कि समाजवाद क्या होता है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाजवाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए या रखे। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। देखिए, समाजवादी सीधी सी एक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था की बात करता है जहां पर उत्पादन के सभी साधन का मतलब क्या है, हम उत्पादन के कारक पढ़ते हैं, चार कारक मुख्यतः पढ़ते हैं। एक होता है भूमि। अब भूमि में जमीन भी आ जाती है और जितने प्राकृतिक संसाधन है वो सारे आ जाते हैं। तो जैसे भूमि हो गया, श्रम, मजदूर हो गया, भौतिक पूंजी, हम पैसों से बात करते हैं यहाँ पे, जो आपको लगाना है। उसके अलावा एक होता है मानव पूंजी। मानव पूंजी में बेसिकली देखिए कि जो श्रम है वो भी मानव पूंजी है। भाई, मानव पूंजी का मतलब यही है कि जो आपको पैसा कमा करके दे, आपके लिए फ्रूटफुल, आपके लिए बेहतर हो, वो मानव पूंजी है। पर यहाँ पे जब मानव पूंजी की चर्चा होती है तो वो मालिक के रूप में बात करता है। तो ये सब पे किसका अधिकार होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, वही समाजवाद है। इन सब पे किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार होना चाहिए। एक का अधिकार, एक का ही अधिकार हो। देखिए, एक का अधिकार मतलब एक प्लस अधिकार, एक का ही अधिकार होना चाहिए, और वो एक कौन हो, वो सरकार हो। मतलब ये कहना चाहता है कि प्राइवेट वालों का नहीं होना चाहिए। समाजवाद की उत्पत्ति क्या होती है, तो इसकी उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के कारण होती है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आती है। 18वीं शताब्दी का मतलब है 1701 से लेकर के 1800 का जो दौर होता है उसकी ये बात कर रहा है। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, फैक्ट्रीज लगाई गई, इंडस्ट्रियां लगाई गई। और आप जानते हैं कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रियों में क्या होता है, मशीनें लगाई जाती है। अब जब मशीनें लग गई तो मशीनों से क्या है कि एक तो सामान बहुत जल्दी बनता है, ये बात हम मानते हैं, मशीनों से सामान बहुत जल्दी बनता है। दूसरा ये है कि जहां पर उस सामान को बनाने के लिए पहले 10 लोग थे, अब वो मशीन उन 10 का काम करेगी, और उस मशीन को चलाने के लिए एक इंसान की हमें जरूरत होगी, मतलब 9 लोगों का क्या हो गया, रोजगार खा गई। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जब मशीनें लग गई और लोगों में क्या है, बेरोजगारी दिन पे दिन फैलती गई। अब जब मुझे पता है कि कुछ भी खाने को नहीं है, तो मैं किसी उद्योग में गया, मुझे काम लगा लो। वो बोले भाई एक दिन के 100 रुपए देंगे। मैंने बोला यार दिन के कम से कम 300 रुपए तो दो, 300 सब देते हैं भाई, रेट 300 के चले 300 दो। वो बोलेगा नहीं करना तो कर। फिर मुझे पता यार देखो कोई ऐसा भी जो 50 में भी कर जाएगा, उनको पता है बात कि कोई ऐसा 50 में भी कर जाएगा, तो इसलिए मैं 100 में करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो मतलब जो लोगों की स्थिति है, जो समाज का मजदूर वर्ग है, उसकी जो स्थिति है वो क्या है, बहुत बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इसकी समाजवाद की जो शुरुआत है वो औद्योगिक क्रांति के समय होती है। अब उस समय में हमारे पास दो तथ्य आते हैं, दो फैक्ट्स आते हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं। पहला क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति आई तो उद्योगों में क्या हुआ, मशीनें लगी, मशीन लगी, सस्ते पर क्या हो गया, श्रम मिल गया। तो इससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है वो लाभ किसको हुआ है, पूंजीपतियों को हुआ है। ठीक है, पूंजीपतियों को। अब जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो दिन पर दिन क्या होती जा रही थी, मजबूत होती जा रही थी, और एक मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली होता जा रहा था। मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से कैसे समृद्धशाली होता जा रहा था, भाई जो लोग पहले से शहरों में, अब जो उद्योग लगते हैं वो शहरों में लगते हैं, तो जो लोग शहरों में थे वो मध्यम वर्ग के थे, ना उनका ज्यादा पैसा था ना कम पैसा था, तो उन्होंने उद्योगों में ज्वाइन कर लिया और अच्छा खासा उनका काम चलने लगा। इसके और भी पर्सपेक्टिव है, सिर्फ एक ही नहीं, और भी तरीकों से इसको देखा जा सकता है। ये मैंने एक तस्वीर दिखाई जिसमें सबसे ऊपर किसको दिखाया गया है, पूंजीपतियों की चर्चा करता है। दूसरा तथ्य क्या है, एक तरफ तो क्या हो रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था दिन पे दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, दूसरी तरफ जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसका पतन होता जा रहा है, मतलब आर्थिक स्थिति उनकी दिन पे दिन बहुत बुरी होती जा रही है। और ये जो श्रमिक है, ये मजदूर है, भूखे मरने को तैयार है, मतलब भूखे मरने वाली स्थिति इनकी आ जाती है औद्योगिक क्रांति के समय। श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था, तो अब क्या है कि किसी को श्रम संगठन, जैसे आप आज देखते हैं कि हमारे देश में काफ़ी संगठनें हैं, यूनियंस है, जैसे कि मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते कि नहीं मजदूरों की अधिकारों पे ध्यान दीजिए, तो उस प्रकार का कोई भी संगठन बनाने का उनको अधिकार नहीं था। पूंजीपतियों की दया पर जीवित थे। कौन दया पर जीवित थे, ये जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं पूंजीपतियों की दया पर जीवित थे। अब पूंजीपति कौन है,
जो कि मालिक है उन उद्योगों के। पूंजी मतलब संपत्ति, और पति का मतलब क्या होता है? मालिक। ठीक है, अगर आप पति शब्द को देखेंगे तो पति शब्द किस चीज को दर्शाता है? मालिक को दर्शाता है। पूंजीपति संपत्ति का मालिक, करोड़पति करोड़ों रुपए का मालिक, लखपति लाख रुपए का मालिक। ठीक है, तो इस प्रकार से पति शब्द को हम लोग देख सकते हैं। तो पूंजीपतियों की दया पर ही ये लोग जीवित थे। अब आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया? समाज का विभाजन हो गया। आर्थिक मतलब रुपए के हिसाब से, मतलब पैसे टकों के हिसाब से आप देख सकते हैं दो वर्ग बन चुके हैं। कौन कौन से? एक पूंजीपति वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग है। एक पूंजीपति वर्ग जो सबसे ऊपर पहुंच चुका है, जो इसका खूब पैसा धन दौलत है, भगवान की दया से कोई कमी पेश नहीं है। फिर श्रमिक वर्ग जिसके पास कमी ही कमी है, ना उनको सही से रोजगार मिल पा रहा है, रोजगार मिलता है तो वहां शोषण होता है, ना अच्छा पैसा मिल रहा है सब। अब समाजवाद का विभाजन दो चरणों में, दो चरणों में मतलब दो स्तरों में, दो स्टेप्स में करा जाएगा समाजवाद का विभाजन। पहला है मार्क्स से पूर्व का समाजवाद। अब देखिए मार्क्स का जन्म कब होता है? 1818 में, 1818 से लेकर के 1883 का जो टाइम पीरियड है, ये कार्ल मार्क्स का टाइम पीरियड है। तो मार्क्स से पहले भी ऐसी बात नहीं कि कार्ल मार्क्स ने ही समाजवाद की बात करी, कि कार्ल मार्क्स से पहले तो किसी को पता ही नहीं था समाजवाद होता क्या है। पर देखिए कोई कोई होता है जिसका कि इन्फ्लुएंस, जिसका प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है। तो अब मार्क्स से पहले जितने भी विचारकों ने अपने विचार रखे, शायद उनका प्रभाव जनता पर इतना नहीं हुआ जितना कि मार्क्स का। और मार्क्स के जो विचार थे वो काफी व्यवहारिक थे, वैज्ञानिक विचार मार्क्स के थे। और दूसरा मार्क्स के पश्चात का समाजवाद तो मार्क्स के बाद का समाजवाद है। ये यूटोपियन था। यूटोपियन का मतलब होता है कल्पनादश, जो बहुत ज्यादा कल्पना में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं तो उसे रियलिटी कम देखने को मिलती थी। इनका अव्यवहारिक माना गया है। अव्यवहारिक का मतलब क्या है? जिसे हम व्यवहार में नहीं उतार सकते, जो हम, मतलब मैंने कहा ना कल्पना दश पे। अब कल्पना का मतलब है सोचना, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब सोचने को मैं कुछ भी सोच सकता हूं कि ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा, पर उनमें रियलिटी नहीं होगा या नहीं होगा, तो अव्यवहारिक है। और दूसरी बात, ये जितने भी समाजवाद की बात कर रहे हैं मार्क्स से पहले, ये सब लोग क्या है? वर्ग समन्वय पे बात करते हैं। अब ये वर्ग समन्वय क्या होता है, ये भी हम लोग आगे देखें। मार्क्स के पश्चात का समाजवाद में, जिसमें मार्क्स है और मार्क्स के बाद के जो विचारक है वो ये वैज्ञानिक माने गए। मतलब ये विज्ञान को आधार बना करके ही बात कर रहे हैं, ये हवा में बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, ये वैज्ञानिक समाजवाद है जिसमें विज्ञान को आधार मान करके, मतलब रियलिटी कह सकते हो। यहां पर अव्यवहारिकता वो व्यवहारिक है, आप रियलिटी मान सकते हो, वो रियल हो सकता है। अब यूटोपियन समाजवाद में कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं। पहले है सेंट साइमन, जो फ्रांसीसी विचारक है। इनका मानना है कि श्रमिकों को और मालिक को सबको मिलजुल करके क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए, प्रकृति का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब दोहन करना चाहिए, और मिलजुल करके काम करे, कोई किसी का भी शोषण ना करे। इन्होंने एक नारा दिया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार ही काम मिलना चाहिए। देखो, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, कोई भी हो उसको अपनी क्षमता, कैपेसिटी के अनुसार ही दिया जाए। उसकी कैपेसिटी वो कितना काम कर सकता है, और कार्य के अनुसार। अब कैपेसिटी कैसे भी हो पर कार्य भी तो अच्छा होना चाहिए ना, तो उसके अनुसार उसको वेतन होना चाहिए, ये कहते हैं सेंट साइमन। फिर है चार्ल्स फोरियर, ये आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी होने का मतलब क्या है कि भाई ये जितने भी उद्योग लगे वो कहां लगे? शहरों में लगे, टाउन्स में लगे। तो ये कहता था मजदूरों को शहरों में काम करना ही नहीं चाहिए, गांवों में करो, क्योंकि ये उद्योगवाद ने ही क्या कर दिया? सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन्होंने ही मजदूरों की स्थिति क्या कर दी? पूरी खराब कर दी। ये कहते हैं चार्ल्स फोरियर। लुई ब्लाक कहते हैं एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में हिस्सा लिया, तो वो बाकी सब कोई राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहे थे, इन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया, पॉलिटिशियन बने और अधिक व्यवहारिक थे। मतलब आप जितने भी यूटोपियन समाजवादियों की चर्चा करते हैं उनमें से सबसे व्यवहारिक इंसान जिनकी बातें प्रैक्टिकली लगती है, रियलिटी लगती है कि मान सकते हैं, वो लुई ब्लांक की बातें हैं कि हम इनकी बातें मान सकते हैं। इनका यह कहना था कि अगर हमें समाज में आर्थिक सुधार लाना है, हमें समाज में आर्थिक सुधार लाना है कि ये पूंजीपति क्या कर दे? श्रमिकों का शोषण करना बंद कर दे। ये आर्थिक सुधार अगर हमें लाना है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? राजनीतिक सुधार लाना होगा। राजनीतिक पॉलिटिकल सुधार हम लोगों को लाना होगा, और पॉलिटिकल सुधार लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुद को पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। यही बात लुई ब्लांक कहते हैं और इसलिए वो राजनीति में गए। फिर है रॉबर्ट ओवन, वो सभी फ्रांसीसी थे, ये इंग्लैंड का बंदा है। इसने स्कॉटलैंड के न्यू लोनाक नामक पर एक फैक्ट्री की स्थापना करी। इन्होंने खुद ने फैक्ट्री खोली, और फैक्ट्री खोलने के बाद इन्होंने ये देखा कि मजदूरों को उन्होंने बहुत अच्छा वेतन दिया, अच्छी सुख सुविधाएं उनको दी, काफी वैतनिक सुविधाएं उनकी अच्छी थी। और जब इन्होंने देखा कि मैंने मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करा है, उनको वेतन अच्छा दिया है, तो उनका लाभ ज्यादा बढ़ गया।
नहीं तो बाकी मालिक तो क्या सोचते हैं कि अगर यार मैं मजदूर को, मेरे एम्प्लॉयज को ज्यादा वेतन दे दूंगा तो लाभ गिर जाएगा मेरा। पर इन्होंने क्या करा कि उल्टा करा, नहीं, जैसे मेरा लाभ होता है मैं इनको और पेमेंट बढ़ाऊंगा और पैसा दूंगा। तो और जब मजदूरों का पेमेंट बढ़ाया तो उसको लाभ होने लगा, और फिर इसने ये देखा कि संतुष्ट श्रमिक ही क्या है, वास्तविक श्रमिक है। अगर कोई मजदूर आपके पास संतुष्ट होकर के काम कर रहा है, वो जितनी मेहनत कर रहा है, अगर उसको उस हिसाब से वेतन दे रहे हैं आप, तो ही आप क्या है तरक्की कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो संतुष्ट जो श्रमिक है, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि नहीं यार मेरा मालिक तो बहुत बढ़िया है, बहुत सज्जन इंसान है, बढ़िया पेमेंट देते हैं, तो ही वो वास्तविक श्रमिक है, नहीं तो नहीं। नोट, इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। तो ये कौन है, रॉबर्ट ओवन है। अब देखिए जितने भी यूटोपियन समाजवाद थे उन सबके लिए एक नोट आ चुका है। वर्ग संघर्ष क्या होता है? वर्ग संघर्ष का मतलब है क्लास स्ट्रगल। अब यहां पे वर्ग कौन कौन से, पहले तो मुझे ये बात बताइए, ठीक है। वर्ग, दो वर्ग है ना, हमने दो वर्गों के बारे में पढ़ा, एक पूंजीपति वर्ग है और दूसरा श्रमिक वर्ग है, या मैं ये कहूं कि पूंजीपति अमीर वर्ग है और वो गरीब वर्ग है। ये दो वर्ग है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, ठीक है। गरीब क्या है, गरीब अपनी स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है और अमीर अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दोनों के बीच में संघर्ष वाली स्थिति है। तो इन्होंने ये बोला कि ये वर्ग संघर्ष पे जोर नहीं दिया, ये कह रहे हैं कि वर्ग समन्वय होना चाहिए। समन्वय का मतलब क्या होता है, तालमेल, तालमेल होना चाहिए। ये तुम लड़ो झगड़ो मत, तुम पूंजीपति श्रमिक लड़ो झगड़ो मत, तुम अमीर गरीब लड़ो झगड़ो मत, तुम तालमेल बिठा करके काम करो। जैसे कि स्टार्टिंग के जो यूटोपियन समाजवादी है उन्होंने क्या बात कही कि हमें मिलजुल करके काम करना चाहिए। तो ये वर्ग संघर्ष पर जोर नहीं देते बल्कि वर्ग समन्वय पे, वर्ग तालमेल, कि अमीर गरीब को मिलजुल करके तालमेल के साथ काम करना चाहिए। ये सारे के सारे यूटोपियन समाजवादी ये बात कहते हैं। पर जब कार्ल मार्क्स आएंगे वो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष को खत्म करना है, और वर्ग संघर्ष को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं को हमें समझना होगा। ओके, उस व्यवस्थाओं को हमें क्या करना होगा, समझने ही होगा। ओके, तो वर्ग संघर्ष और वर्ग समन्वय। और अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे किसकी तरफ, कार्ल मार्क्स की तरफ, और पूंजीपतियों का और पूंजीवादियों का वो नाश करेगा। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तक। जन्म कब हुआ, 5 मई को हुआ। कहां पर होता है, जर्मनी में एक राइन प्रांत है। प्रांत का मतलब जैसे हमारे यहाँ पे राज्य है ना, राजस्थान मध्य प्रदेश, वैसे वहां पे एक राइन प्रांत है, उसको एक जगह है ट्रियर, ठीक है, उस नगर में। और कौन से परिवार में हुआ, यहूदी परिवार में। यहूदी एक धर्म है जिसमें आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके, हिटलर ने यहूदियों को सबसे ज्यादा मारा था, ठीक है। शिक्षा इन्होंने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा मतलब कानून की शिक्षा ली, और फिर 1836 में वो कहां चले गए, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहां पे विश्वविद्यालय में चले गए। फिर 1843 में शादी की उम्र हो गई, माता पिता को चिंता हुई तो अपने बचपन की दोस्त जेनी से इन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। 1844 में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात करते हैं। कहां पर है, पेरिस में मुलाकात करते हैं फ्रेडरिक एंगल से, जिनका प्रभाव आगे तक इनके जीवन पर रहता है। 1848 में फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने मिलकर के एक साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा। उस साम्यवादी घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे विचार उसमें लिखे, और इसको आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जो आज का मौजूदा समाजवाद है उसका जनक किसको कहा जाता है, साम्यवादी घोषणा पत्र को, कि भाई यहीं से समाजवाद की शुरुआत हो चुकी थी। 1867 में एक किताब लिखी गई, दास कैपिटल। किसने लिखी, कार्ल मार्क्स ने लिखी वो किताब, और उसको समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। मतलब वो दास कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट किताब हो गई कि लोगों ने उसे समाजवादियों की बाइबल का दर्जा दे दिया। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की। अगर मैं बात बोलूं सिद्धांत का जो मतलब होता है वो होता है डॉक्ट्रिन। तो देखिए कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत दिए गए हैं किताब में, इन्हें ज्यादा विस्तार से नहीं समझाया गया है। देखिए मैं आपको थोड़ा ओवर ब्रीफ कर देता हूं कि इनमें क्या है। पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंदात्मक भौतिकवाद का मतलब क्या है, देखिए कार्ल मार्क्स हेगल से बहुत प्रभावित था। हेगल एक विचारक है, उनसे बहुत प्रभावित था। तो हेगल एक बात कहा करता था कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये किसके ऊपर चल रही है, पूरी दुनिया आइडिया के ऊपर चल रही है, विचार के ऊपर चलती है। सब कुछ जब विचार आता है वहीं से सब कुछ होता है। तो हेगल कहा करता था कि पहले एक विचार आता है, ए विचार आएगा, फिर सब तो उस विचार से सहमत हो नहीं सकते ना, ठीक है। एक को ए विचार आया, दूसरे को बी विचार आया। अब ए की हमने अच्छाई ले ली, बी की हमने अच्छाई ले ली, तो फिर सी विचार हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि पहले ए विचार आया, फिर बी विचार आया, और ये सी विचार। ये जो ए विचार आया है इसको हम लोग थीसिस कहते हैं, थीसिस, और इसको हम कहेंगे एंटीथीसिस, ठीक है। तो ए विचार आया वो थीसिस है,
और वो बी विचार है वो एंटीथेसिस है, और सी विचार हो गया सिंथेसिस। मतलब इन दोनों का निचोड़ निकाल करके मिला जुला करके हमने एक विचार बना दिया। तो ये हेगल की बात है। पर जब हेगल से ये पूछा गया कि भाई अंतिम विचार तो कुछ बताओ, तो बोले अंतिम क्या है, बोले अंतिम गॉड है, जो फाइनल है वो गॉड है। तो अब क्या होता है कि भगवान को लेकर के कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ नास्तिक भी होते हैं। तो यहां पर आकर के हेगल की बात पिट गई, मतलब हेगल थोड़ा सा झुक गया, बोले हाँ यार बात तो सही। तो पर कार्ल मार्क्स मानता था नहीं, बोले यार हेगल सही है, गलत तो कह नहीं सकता। तो यहां पर कार्ल मार्क्स ने बोला कि गुरुदेव ये है ना आइडिया पर जीवन नहीं चल रहा है। बोले फिर किस पे चल रहा है? बोले सब कुछ जो चल रहा है ना मेटेरियल पे चल रहा है। ये जितना भी सामान, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, ये फिजिकल चीजें ना, जीवन इसी के पीछे भग रहा है। पहले क्या होता है, एक ए सामान आता है, फिर ए के बाद बी आता है, और दोनों से बेहतर कर कोई एक सी सामान भी आ जाता है। ये पूरा जीवन मेटेरियल के पीछे चल रहा है। और ये आप देख लो भाई, आज ये फोन है, नहीं इससे अच्छा वाला फोन आएगा वो ले लेंगे, फिर उससे अच्छा फोन आएगा। तो ये सब कुछ क्या है, मेटेरियल के भी पीछे भग रहा है। सब पूरी दुनिया इस भौतिक जो चीजें है ना इनके पीछे ही भग रही है। तो यहाँ पे विचारों का खेल नहीं है बाबू जी, ये किसका खेल है, ये मेटेरियल का खेल है। तो यहाँ पे ये भौतिकवाद का मतलब, भौतिक क्या है, वो सारी फिजिकल चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर रहे हैं, और उनसे हमारा जीवन का जो सुख है उसकी प्राप्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स का पहला सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जो ये कहता है कि सब कुछ जो है वो इन मेटेरियल वर्ल्ड पे ही चल रहा है, इससे सारे के सारे सामान वस्तुओं पर ही चल रहा है। फिर दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अभी चर्चा करते हैं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। देखिए अब इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, भाई भौतिकवाद मैंने आपको समझा दिया कि सब कुछ मेटेरियल पे चल रहा है। अब इस मेटेरियल का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किया जाता है। उत्पादन हम लोग क्यों कर रहे हैं? उत्पादन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को उन चीजों की जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। और जरूरत क्यों है? क्योंकि हम सरवाइव करना चाहते हैं, हम लोग जीना चाहते हैं कि भैया हमें चाहिए ये वस्तु। हम उन फिजिकल चीजों को, उन भौतिक वस्तुओं को हमने जीवन का आधार बना चुके हैं कि मोबाइल नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा। तो जीने के लिए हमने जरूरत है, और जरूरत के लिए हमने उन चीजों का क्या करा है, उत्पादन करा है। और इस उत्पादन करते वक्त ही हमें जो बेहतर बेहतर वस्तुएं वो आती जाती है और हम उनका इस्तेमाल करते जाते हैं। यही क्या है, इतिहास से ही ये चीजें चलती हुई आ रही हैं, ये भौतिकवाद है। और इसी के कारण कुछ 6 युग की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स की 6 युग हमें देखने को मिले हैं। वो 6 युग कौन से, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं। अगर आप बात करें उत्पादन या प्रोडक्शन की, तो क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। उत्पादन या प्रोडक्शन का मतलब है कि भाई आपके पास कच्चा माल है, आपके पास क्या है, कच्चा माल है। इस कच्चे माल को अंतिम वस्तु में बदला जाता है, वही उत्पादन है। अब एक कच्चा माल और अंतिम वस्तु का मतलब क्या है सर? देखिए कच्चा माल, जैसे मैं कहता हूं कि रुई है, रुई कपास है, कॉटन, वो हमारे ऐसे काम थोड़ी आ रहा है, पर उसकी शर्ट और टी शर्ट बनाई जाएगी तब वो हमारे काम आएगी। तो कच्चा माल कपास था और अंतिम वस्तु क्या थी, टी शर्ट थी। अब जैसे मैं ऐसा बोलूं, जैसे आज ऑफिस का उदाहरण देता हूं, ये जो सब कुछ आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले टाइप हुआ, मैं वो आपको दे दूं, जाओ पढ़ लेना, मस्त रहो। कोई काम आएगा? बोले नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद चलो मैंने पीपीटी बना के छोड़ दिया, आपके काम आएगा? नहीं आएगा। चलो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके छोड़ दिया, आपके काम आएगा? बोला नहीं आएगा। उसमें एडिट होगा, उसमें फिर वो अपलोड होगा, आपके पास अंतिम वस्तु क्या है, जो आपके पास यूट्यूब पर जो चीज आ रही है, एप्लीकेशन में जो चीज आ रही है, वो अंतिम वस्तु है। पर वो उसको सबको क्या है, कच्चे माल को परिवर्तित करा, यही तो उत्पादन है, यही तो प्रोडक्शन है। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पर कहते हैं कि उत्पादन क्या है कि कच्चे माल से अंतिम वस्तु में परिवर्तित करते हैं, यही उत्पादन है। और इस उत्पादन से क्या होता है, जो ये उस उत्पादन को ये बदल रहा है, ये कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। कच्चे माल से अंतिम वस्तु में कौन परिवर्तित कर रहा है? मजदूरी तो चेंज कर रहा है। हाँ, अब मजदूर जब कर रहा है तो अब उत्पादन अच्छा हो गया, तो इससे क्या होगा, लाभ होगा। पर ये लाभ किसको हो रहा है? मालिक को। लाभ किसको हो रहा है? मालिक को। तो बस कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि जब उत्पादन करने वाला मजदूर है, उत्पादन को बढ़ाने वाला मजदूर है, पर फिर लाभ मालिक क्यों लेकर के जाए? तो मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यही कहता है। अतिरिक्त मूल्य मतलब सरप्लस जो वैल्यू होती है उसका सिद्धांत। तो सरप्लस या अतिरिक्त मूल्य का मतलब क्या, जो एक्स्ट्रा पैसा है। तो एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है? लाभ ही तो होता है।
फिर बात करते हैं राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। वर्गहीन मतलब जहां पे अमीर गरीब का कोई वर्ग ना हो, राज्य में किसी प्रकार की कोई राजनीति ना हो, ठीक है, सब क्या हो, समान हो, सबको क्या हो, बराबर हो। ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है कि कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब के बीच में किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स के विचार है। फिर हम चर्चा करते हैं 6 ऐतिहासिक चरणों की। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि 6 इतिहास में चरण हुए हैं, जिनमें से 5 निकल चुके हैं और 6ठा आने वाला है। कौन सा है तो देखते हैं। पहली बात करते हैं आदिम साम्यवादी युग। एक बार हम 6 के 6 ओपन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है आदिम साम्यवादी युग। मतलब ये कहते हैं कि पहले के समय में, देखो बोला समाजवाद साम्यवाद कोई आज नहीं आया, ये पहले से था, पर इन पूंजीपतियों ने क्या करा, इन पूंजीवादियों ने उस समाजवाद को ही खत्म कर दिया। तो साम्यवादी पहले समय था जहां पर क्या था, सब कुछ समान था, सब समानता थी, कोई मालिक कोई श्रमिक था ही नहीं, सब बराबर थे। जैसा मैं देखता हूं ना वैसा का वैसा ही था। और ये आदिम क्यों, आदिम मतलब जो बहुत पहले में, जैसे हम नहीं कहते जो आदि मानव वाला समय, उस समय की बात करें, वो लोग पहले सब समान थे। तो सही बात है, बराबर ही थे। कौन सा ऐसा आदि मानव कौन सा था जो नहीं मैं तो बहुत अमीर हूं और तू वाला है, दोनों बराबर ही, दोनों पत्थरों को गिरा के ही आग लगाएंगे अपन, ठीक है। फिर दूसरा है दास्ता का युग। अब दूसरा समय क्या हुआ कि इस फेज से जब हम इस फेज पर आ गए तो कुछ लोगों के पास क्या, थोड़ी अच्छी संपत्ति आ गई। तो जिनके पास थोड़ी बहुत अच्छी संपत्ति आ गई वो क्या बन गए, मालिक बन गए। और दूसरों के पास, जिनके पास नहीं थी, वो श्रमिक बन गए। और ये जो गरीब थे उनको क्या कर लिया, मालिकों ने अपना दास बना लिया, मतलब गुलाम बना लिया। और गुलाम बना लिया तो ये दास्ता का युग हुआ। तीसरा है सामंती युग या फ्यूडल एज। फिर यहां पर कहते हैं कार्ल मार्क्स की ये वो वाला टाइम है जब सब कुछ कृषि पे होने लगा है, सब कुछ एग्रीकल्चर का पे डिपेंड होने लगा है। मतलब यहां पे कृषि की खोज हो चुकी है, एग्रीकल्चर की खोज हो चुकी है। अब यहां पे जिनके पास कृषि के उत्पादन के लिए बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उन जमींदारों ने तो क्या कर लिया, जीवन बढ़िया कर लिया। और जिनके पास नहीं हो उनको मजदूर बना लिया, उनको अपना गुलाम बना लिया। तो फिर से वही बात आती है मालिक की और श्रमिक की। और जैसे ये हम भारत में भी देखते थे कि जमींदार जो है वो ऐसा करते ही थे। फिर उसके बाद बोलते हैं पूंजीवादी युग। अब पूंजीवादी युग बोलते हैं ये वो समय शुरू हो चुका है जब औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी है। तो अब औद्योगिकरण की शुरुआत में क्या हुआ कि बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए और उन उद्योगों में क्या कर दिया गया कि मजदूरों को शोषण होना शुरू कर दिया गया। फिर आता है समाजवादी युग, ठीक है, फिर आता है समाजवादी युग और लास्ट हमारा होगा साम्यवादी युग, जहां पर फिर से क्या होगी, समानता आएगी। जहां पर फिर से क्या आएगी, समानता आएगी, इक्वलिटी आएगी। मतलब फिर से ये वाला दौर घूम फिर करके आएगा, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो कहते हैं यहां तक का समय निकल चुका है पर ये वाला आएगा। मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है, संघ मतलब कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स। अब देखिए, अब आपको अपने विचारों को फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटिंग्स तो करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना जुलना तो पड़ेगा। तो सबसे पहली जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ होती है वो 1864 में होती है और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, कार्ल मार्क्स भैया को ही जाता है। अब कार्ल मार्क्स ने वहां पर उद्घाटन जब हुआ तो उसमें भाषण दिया और भाषण देना ही नेताओं का काम है, वो बहुत जरूरी है। अब इनके भाषण पे 2 बातें मुख्य थे, उसमें मैं आपको समझा देता हूं। भाषण में कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है ना, पूंजीवाद की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में चाहे आप बेहतर से बेहतर मशीन लगा लो, बेहतर से बेहतर बढ़िया से बढ़िया उपकरण ले आओ, आप चाहे कुछ भी कर दो, पर इन सब से मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरेगी, इन सबसे मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरेगी। और जैसे ही कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं तो जनता में से आवाज आती है, तो क्या करें क्या करें, तो बोले पूंजीवाद का विनाश कर दो, बोले पूंजीवाद का ही विनाश कर दो, ये पूंजीवाद शब्द को ही खत्म कर दो। अब देखो, यूटोपियन समाजवादियों में और जो कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी, उनमें क्या अंतर रहा है। यूटोपियन कहते हैं कि मिलजुल करके काम कर लो, पर ये कह रहे हैं नहीं बाप जी नहीं, पूंजीवाद को ही खत्म कर दो, ये पूंजीवाद शब्द ही हटा दो डिक्शनरी से, सबसे बेकार चीज है। बोले तुम्हारा भला कभी भी नहीं हो सकता अगर ये पूंजीवाद रहा, तुम्हारा मतलब मजदूरों का भला कभी भी नहीं हो सकता। एक बहुत फेमस फिर इन्होंने डायलॉग दिया, और ये डायलॉग माय डियर स्टूडेंट्स मैं बता देना चाहता हूं कि सिर्फ 10th के विद्यार्थियों के लिए जरूरी नहीं है, ये डायलॉग इस सिर्फ और सिर्फ इन लाइनों पे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है। जिनका सपना है कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो भैया ये डायलॉग आज ही समझ लेना, ठीक है, ये डायलॉग आज ही समझ लेना। और किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। वो कहते हैं कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। देखो, हमारे पास जीवन में हमें 2 चीजें मिलती है, एक होते अधिकार, मेरे राइट्स, मुझे ये काम मेरा अधिकार, मुझे मिलना चाहिए मेरा अधिकार, और ये मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है।
ये मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है। तो अधिकार और कर्तव्य, वो कहते हैं कि अधिकार भी मिले और कर्तव्य भी मिले, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं है और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये बात कार्ल मार्क्स कहते हैं। जैसे कि अब क्या है कि भाई मजदूरों का काम करना ये उनका कर्तव्य है, वो तो उनको करना ही पड़ेगा, पर उन कर्तव्यों के साथ आप कुछ अधिकार भी दीजिए। अधिकार जैसे कि आपको संगठन बनाने का अधिकार है, अगर आपको अच्छा जो वहां पे वातावरण मिले वो आपका अधिकार है, वो आपको मिलना चाहिए, नहीं मिले तो आप हड़ताल करो। आपको बीच में 1 घंटे के रेस्ट का आपको अधिकार है, और भी जो भी ऐसे जो नॉर्मल होने चाहिए वो आपको अधिकार होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कर्तव्य के बिना अधिकार दे दो, सिर्फ और सिर्फ अधिकार ही दे दो। बेटा जी काम करो या मत करो कोई दिक्कत वाली बात है, पर हड़ताल करो। तुम हड़ताल कर सकते हो, तुम संगठन बना सकते हो, तुम बीच में 2 घंटे बैठ करके 2 बीड़ी पी सकते हो, 1 कप चाय पी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कार्ल मार्क्स यहाँ दोनों ही बात कह रहे हैं कि अधिकार भी दो और कर्तव्य भी दो। बिना कर्तव्यों के अधिकार बेकार है और बिना अधिकारों के कर्तव्य बेकार है, तो दोनों चीजें मिलनी चाहिए। अब फिर 1883 में कार्ल मार्क्स भैया तो बोल जाते हैं बाय बाय टाटा टाटा, ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट जन्म इफ आई गॉट, अगर मुझे अगले जन्म मिलता है तो मैं वापस मिलूंगा, नहीं तो बाय बाय। अब पर कार्ल मार्क्स से जो लोग प्रभावित हुए तो कार्ल मार्क्स के विचारों को आगे फैलाने के लिए दूसरी अंतरराष्ट्रीय संघ बिठाया गया। यह हुआ 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1889 को हुआ पेरिस में, ठीक है। और इसका एक ही उद्देश्य था मार्क्सवादी समाजवाद के विचारों को फैलाना। कौन सा समाजवाद होना चाहिए? मार्क्सवादी, जो मार्क्स के विचारों से बना हुआ है वो वाला समाजवाद होना चाहिए। अब यहां पे आपने देखा है कि 1 मई को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाते हैं। तो इन दोनों के पीछे क्या लॉजिक है वो देखो। अब 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की कहानी मैं आपको बताता हूं। हुआ कुछ इस प्रकार से, 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल प्रदर्शन किया। तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाने लगा। देखिए हम ये देखें 14 जुलाई 1889 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है। इस द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में यह तय कर लिया गया कि भाई 1 मई को हम लोग क्या बनाएंगे? मजदूर एकता दिवस मनाएंगे। क्या बनाएंगे? मजदूर एकता दिवस। मजदूर एकता दिवस मनाएंगे 1 मई को। तो अब यहां की तो जा चुकी है, मई जून जुलाई आ गया है, तो मई की तो जा चुकी। बोले अगले वाले जो मई आएगी उसको मजदूर एकता दिवस मनाएंगे। और जब 1 मई 1890 की आती है, उस समय पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में, काफी देशों में सारे मजदूर सड़कों पर उतर जाते हैं। और जो सड़कों को भीड़ देखकर, मजदूरों में इतनी जागरूकता देख करके उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने सैन्यवाद और युद्ध के विरोध आंदोलन, ये लोग जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की उपलब्धि रहेगी वो सैन्यवाद, सेना का जो प्रभाव होता है उसके खिलाफ, युद्ध के विरोधों में आंदोलन, राष्ट्रों की बुनियादी समानता पे चर्चा करी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता कि भाई सबको क्या हो, स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, सब राष्ट्र स्वतंत्र रहे, आजाद रहे और सब समानता के साथ जिए। तो अब देखते हैं बोल्शेविक क्रांति। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस अध्याय को हम लोग 2 भागों में पढ़ रहे हैं, एक समाजवाद की विचारधारा की चर्चा कर रहे हैं और दूसरा भाग हमारा रहेगा वो समाजवाद को अपनाने वाले राष्ट्र रूस में किस प्रकार से क्रांति होती है उसकी बात। पहला भाग हमारा खत्म हो गया, अब हम दूसरे भाग पर चर्चा करते हैं। तो आ जाइए, देखिए अब है ना, रूस ने समाजवाद की विचारधारा को सबसे ज्यादा उसको एक्सेप्ट करा, उसको माना और उसको देश में लागू भी करा। रूस की अगर थोड़ा सा हम स्थितियों को समझे तो 85% तक वहां की जो जनसंख्या थी वो कैसे थी? किसान थे वहां के लोग। अब ये किसान जो थे, ये किसानों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसानी नहीं करनी थी, और भी काम इन्हीं को करने थे। भाई सेना में जाना है तो इनको जाना है, और जो बड़े पूंजीपति कुलीन वर्ग होते हैं उनके घर पे कोई काम आ रहा है तो भी इन्हीं को करना है। मतलब इन किसानों पे बहुत ज्यादा काम था। पर इन किसानों में ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक नेचुरल गुण समाजवाद वाला था। कैसे था? ये लोग क्या करते थे, अपनी जमीनों पर उत्पादन करते थे, कर लिया, बांट लिया, फिर उसको वापस क्या करते थे, जमीनें किसको सौंप देते थे? कम्यून को सौंप देते थे। कम्यून क्या होता है? जैसे कि आज हमारे नहीं है नगर पालिका है, नगर निगम है, तो उनको सौंप देते थे, जो कि एक सरकारी संस्था है। तो उसको जब सौंप दिया तो फिर क्या कर दिया उन्होंने, सरकार ने फिर लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार वापस उनको जमीनें बांट दी। तो कहीं ना कहीं रूस के किसानों में ऑलरेडी समाजवाद वाला गुण था। तो अब यहाँ पे क्रांतियां क्यों होती है वो देखो। क्रांति भी यहाँ पर 2 होगी, क्रांति 2 होगी, एक फरवरी की क्रांति होती है और दूसरी जो क्रांति होगी वो अक्टूबर की होगी। ठीक है, एक क्रांति फरवरी की है और एक क्रांति अक्टूबर की है। और यहाँ पे एक लोचा और एक समस्या और है, वो है कैलेंडर की समस्या, वो भी अभी अपन समझेंगे। तो फरवरी की क्रांति होती है, फरवरी की क्रांति में क्या है, जो वहां का राजा होता है
उसके राजा को हटा दिया जाता है। और यहाँ पे अक्टूबर की क्रांति में हम संपूर्ण रूप से ये मानते हैं कि अगर रूस में सही क्रांति जो है वो अक्टूबर वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समाजवाद लागू कर दिया जाता है, समाजवाद को पूर्ण रूप से अपना लिया जाएगा। ओके, तो यह बोल्शेविक क्रांतियों को अपन लोग समझते हैं। अब पहली बात तो ये क्रांतियां हुई क्यों, और क्रांति का अर्थ समझो आप लोग। क्रांति का मतलब ये होता है कि जब बड़े लेवल पे कुछ बदलाव लेकर के आ जाना, वो क्रांति है। उसके लिए आप विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और बड़े स्तर पर आप कुछ बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, वो क्रांतियां कहलाती है। अब इस क्रांति के क्या क्या कारण थे? पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। निरंकुशता का मतलब क्या होता है? देखो, अंकुश मतलब जैसे आप कंट्रोल कर सकते हो किसी चीज को, और जिसको नहीं कर सकते वो निरंकुश है। जैसे कि हमारा मन, हमारे मन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो निरंकुश है। जिसपे अंकुश लग जाए वो कंट्रोल होता है, जिसपे नहीं लग सकता वो निरंकुश है। तो जार, ये जार कौन है? जार वहां के राजा के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, और उस समय वहां का राजा कौन था? निकोलस सेकंड वहां का राजा था। तो जार निकोलस द्वितीय लिखा जाता है, तो वो बहुत निरंकुश था, वो जनता की बिल्कुल भी नहीं सुनता था, और उसका जो शासन था वो अयोग्य था। मतलब उसके फैसले तो मतलब अजीबोगरीब हुआ करते थे। कैसे फैसले? उसने अपनी कमेटी में, मतलब जो लोग उसको एडवाइस दिया करते थे, जो उसको सलाह दिया करते थे, सबसे दुनिया के बेवकूफ लोगों में से एक थे, बहुत बेकार थे। तो उससे क्या हुआ कि इस जार की निरंकुशता और इसका अयोग्य शासन बहुत ही ज्यादा बेकार होता है और लोग दुखी हो चुके होते हैं। और जार निकोलस द्वितीय के समय में क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में ही क्या होता है कि रूस की स्थिति बहुत बेकार हो जाती है, और फाइनली जो है 1917 में जाकर के 12 मार्च 1917 को जाकर के जो जार निकोलस है वो क्या कर देगा? अपना इस्तीफा सौंप देगा और बोल देगा आज से मैंने जो गद्दी है वो त्याग दी, अब मेरा कोई राज नहीं। तो पहला तो जो कारण है वो राजा है। दूसरा, कृषकों की दयनीय स्थिति। जैसे मैंने आपको बताया कि 85% जो जनसंख्या है वो वहां पर किसान है। अब इन किसानों की स्थिति दिन पर दिन क्या होती जा रही थी? बेकार होती जा रही थी। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने दासता जो प्रथा है, दास प्रथा, उसको खत्म करा, परंतु उसका भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला। मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब मजदूरों से क्या है? काम तो 12-12, 14-14 घंटे कराया जाता था, पर जो वेतन है, जो पैसा है, वो बहुत कम दिया जाता था। तो यहाँ पे मजदूरों की भी स्थिति खराब होती जा रही। औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? जब आप बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, वो औद्योगिकरण है। अब देखिए, अगर आप पूंजीपति उद्योगों की चर्चा करते हैं, वेस्टर्न, जिन्हें पश्चिमी उद्योग कहा जाता है, ठीक है, पश्चिमी मतलब अमेरिका की तरफ, यूरोप, इनके देशों की तरफ अगर आप बात करेंगे तो पश्चिमी है वो, और पश्चिम साइड में है। तो वहां के औद्योगिकरण में और रूस के औद्योगिकरण में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है वो समझिए। पश्चिम के औद्योगिकरण में क्या था कि सरकार की जो नीतियां हैं वो पूंजीवादी नीतियां, ठीक है, कि ठीक है भाई, प्राइवेट वाला लगा लेगा, वो चला लेगा, हमें तो टैक्स दे देगा, और टैक्स से हम उन लोगों का भला कर देंगे जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनका भला कर देंगे, बाकी बस बात खत्म। तो वहां पे तो दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक तो सब कुछ सरकार चाहे कि भाई समाजवाद वाले करें, वो करे, ये करे, तो वो पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात क्या था? यहाँ पर पूंजी का अभाव था। लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था कि उद्योग लगा सके, तो पूंजी का क्या था? अभाव था। पर देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें जरूरत है कि हम उद्योग तो लगाए। अब उद्योग लगाने के लिए विदेशों से पूंजी मंगवाई, ठीक है, विदेशों से पूंजी ली, ठीक है, उधार लिया, और विदेशों के लोगों को बोला भाई उद्योग लगाओ। अब विदेशों के लोगों ने जब उद्योग लगाया, वो तो क्या है, प्राइवेट वाले, तो उन्होंने खूब शोषण यहाँ पे करा, मजदूरों का भी करा, किसानों का भी करा, तो खूब शोषण करा, तो और भी समस्या इनकी बढ़ती ही जाती है। रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति का मतलब क्या है? देखिए, रूस जो है वहां पर मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते हैं, पर इसके अलावा वहां पे और भी जाति के लोग हैं, जैसे कि पोलो हो गया, फिन हो गया, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। पर राजा ने, इस जार निकोलस द्वितीय ने यह नीति लगाई कि भाई सबको क्या, आपको अपनी अपनी भाषाओं को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ रूसी को ही अपनाना है, रूसी संस्कृति को ही अपनाना है, रूसी के हिसाब से चलोगे। तो ये जो रूसीकरण की नीति है, इससे भी लोगों में क्या हो गया? विरोध जग गया कि नहीं, ये राजा तो बेवकूफ है। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। यहाँ पे दो विदेशी घटनाओं की बात करते हैं। एक है क्रीमिया युद्ध की, क्रीमिया का युद्ध, और दूसरा रूस और जापान का युद्ध। रूस और जापान का युद्ध, इन दोनों युद्धों में इनकी बहुत, रूस वालों की बहुत बुरी हालत होती है, ठीक है। और जापान से जब रूस हार जाता है 1905 में, तो 1905 में जब रूस हार जाएगा जापान से, तो यहाँ के लोग देखेंगे यार इतने छोटे से देश, इतना विशाल देश हार गया, शर्म है राजा तुझ पे, जा डूब मर चूल्हे भर पानी में।
तो मतलब और भी लोगों में गुस्सा जग जाता है, यार तुम छोटे से देश से हार करके आ गए, कैसे तुम राजा हो, कैसी तुम्हारी सेना, ये सब कुछ फालतू की बातें। तो लोगों में गुस्सा जग गया और कहा जाता है कि 1905 से ही कहीं ना कहीं क्रांतियों की शुरुआत हो चुकी थी। एक ब्लडी संडे का दिन आता है। ब्लडी संडे का दिन वो है जब लोग सड़कों पर निकलते हैं, ठीक है, सरकार से अपील करते हैं, ठीक है, परंतु सरकार उन पर गोलियां चलवा करके बिल्कुल सड़कों पे खून लाल हो जाता है और संडे का दिन होता है, इसलिए उसे ब्लडी संडे कहा जाता है। पर उस समय आंदोलन दब गया था, परंतु वो एक समय के बाद उठना था और वो उठा 1917 में आकर। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। अब देखिए, अब जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी, मार्क्स को पढ़ना शुरू करा, यार कार्ल मार्क्स के विचार गजब के हैं। कार्ल मार्क्स तो मजदूरों के लिए बात कर रहा है, मतलब हमारे लिए बात कर रहा है। मार्क्स के विचारों का धीरे धीरे लोगों पे क्या हुआ, प्रभाव होने लगा। और जो बाकी जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी मतलब जिनमें बुद्धि हो, जिनमें ज्ञान हो, उन ज्ञानी लोगों का प्रभाव बढ़ा। जैसे कि आप लोग पढ़ते आए कक्षा 9 में, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, क्या हुआ था, लोगों ने जो बहुत बड़े बड़े विचारक हैं उन विचारों की किताबें पढ़ी। लोग बहुत मतलब चाय की दुकानों पे बाल कटवाने जा रहे हैं तो वहां पर भी हर जगह जोर जोर से उन किताबों का वाचन करते थे, पढ़ते थे। जिसको नहीं पढ़ना आता था वो भी सुनता था और उसमें एक जोश जगता था, हाँ यार बंदा बात तो सही कह रहा है, बंदा ये कह रहा है कि राजा राजा ही क्यों। हाँ, जब ये जार निकोलस द्वितीय कहता है नहीं नहीं मैं तो गॉड के बराबर हूं, मुझे गॉड ने भेजा यहाँ पे राज करने के लिए, मेरे में वो सारी शक्ति है जो गॉड में। तो बोले ऐसा क्यों यार, वो भी इंसान, उसके भी 2 पैर हैं और हमारे भी 2 ही पैर हैं, तो ऐसा क्यों। तो लोग विचार सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए तो कहा गया है कि शिक्षा बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि इंसान की सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। तो लोगों ने रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव भी गजब का हुआ। तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अब क्या हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है। अब यहां तक 1914 तक क्या है, बहुत बुरी स्थिति रूस की हो चुकी है। यहाँ पे लोगों के पास खाने पीने को सामान नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत बुरी स्थिति है। तो राजा ने सोचा क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ अंदर ही अंदर फंसे रहे ना तो मामला खराब है, इसलिए क्या करो, प्रथम विश्व युद्ध में उतर जाओ। अब युद्ध के नाम पर क्या होगा, युद्ध के नाम पर हम राष्ट्रवाद को जगाएंगे, ठीक है, देखो और देश के लिए लड़ रहे हैं हम, ऐसा करो वैसा करो। तो लोग के सारे जो आंतरिक समस्या है ना, ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही है देश में, इन सबको भूल जाएंगे और देश के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। तो लोगों के साथ हुआ भी ऐसा ही, अरे यार देखो कोई बात नहीं, जैसा भी चल रही हालत, पर पहले देश के लिए लड़ना है, चलो चलो। तो युद्ध में भी क्या है, इनकी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। और युद्ध में जब बहुत बुरी स्थिति हो जाती है तो जो इनकी पत्नी होती है, किसकी, जार निकोलस द्वितीय की, वो और उस पत्नी के जो गुरुदेव होते हैं रासपुतीन, पत्नी ने और रासपुतीन ने मिलकर के गजब का काम करा और उसके पीछे से षड्यंत्र कर दिया, मतलब साजिश रच दी, और साजिश रच दी तो फिर राजा कहाँ टिकने वाला था। और रूस की बहुत बुरी हार होते हुए रासपुतीन को गुस्सा, रासपुतीन और उसकी बीवी के बीच का मतलब जो उन्होंने षड्यंत्र साजिशें रची, वो इन सबको देखते हुए जनता और भी गुस्सा हो जाती है। और 1917 में फाइनली ये अपनी राजगद्दी छोड़ देगा, और जिस दिन राजगद्दी वो छोड़ देगा वो पहली क्रांति, जिसे हम लोग फरवरी की क्रांति या मार्च की क्रांति कहते हैं। मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत। 7 मार्च 1917 पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 पेट्रोग्राड वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, 2 बातें समझिए। पहली बात तो जो आज हम लोग सभी लोग जो कैलेंडर को अपनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जो 1917 तक रूस जो कैलेंडर अपनाता था वो कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर। कौन सा है, जूलियन कैलेंडर, जूली, ठीक है ना, तो वही जूलियन कैलेंडर है। अब बात ये थी कि ये जो जूलियन कैलेंडर है ना, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे होता था। क्या होता था, 13 दिन पीछे होता था। या ये कह सकते हो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है। मतलब आप ऐसा याद रखिए कि जी से ग्रेट होता है, जी से क्या होता है, ग्रेट, और ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान, और महान लोग ही हमेशा क्या होते हैं, जीवन में आगे होते हैं, ठीक है, महान लोग ही जीवन में आगे होते हैं। तो कितना दिन आगे है, 13 दिन आगे। किससे आगे है, जूली से 13 दिन आगे। तो ये वाली बात है। तो यहां पर आपको 2-3 चीजों में समस्या आएंगी। जैसे कि एक तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने कहा मार्च की क्रांति। अब मार्च की क्रांति क्या, बोले सर आप तो इतने से फरवरी की क्रांति कह रहे हो, बस ये पंक्ता है। 7 मार्च 1917 ये अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से,
मतलब पूरी दुनिया में जैसा चल रहा है वैसा ही यहां चल रहा है। 7 मार्च 1917, पर इनके पहले के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये 22 फरवरी 1917 को हुई है। कब हुई है? 22 फरवरी 1917। तो 22 फरवरी 1917 को होती है, जो कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार है। फिर उसमें आप 13 दिन जोड़ दीजिए और 13 दिन जोड़ने के बाद 7 मार्च आएगा। इस दिन क्या हुआ? पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद वहां की एक जगह का नाम है, जो आज का जो मौजूदा नाम है वो लेनिनग्राद है। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, इस पेट्रोग्राद का भी नाम चेंज कर दिया गया। पीटर्सबर्ग नाम था, इसका नाम बदल दिया गया। और क्यों बदल दिया गया वो देखिएगा कि ये कहा गया कि जो वो रानी है, जो जार निकोलस की रानी है, वो जर्मन की थी और पीटर्सबर्ग जो नाम है वो जर्मन का है। तो लोगों को इतना गुस्सा था रानी पर कि बोले यार जर्मन का नाम हम अपनाएंगे। बोले नहीं, हम हमारा ही रूसी नाम अपनाएंगे, पेट्रोग्राद। और अब लेनिनग्राद कर दिया। लेनिन के भी चर्चा करेंगे, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है इनका। ठीक है। सड़कों पर किसान और मजदूरों ने जुलूस निकाला और नारे लगाए, रोटी दो के नारे लगाए। ये आपको जो लाल लाल इसमें देखने को मिल रहा है वो है पेट्रोग्राद। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है वो देखो। अब देखिए 7 मार्च को क्या हो रहा है? 7 मार्च को तो पुरुषों ने उन्होंने हड़ताल कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि महिलाएं बोली हम किसी से कम थोड़ी, हम भी जाएंगे। तो महिलाओं ने भी, जो कपड़ा मिलों में काम करी, उन्होंने भी हड़ताल कर दी, उनके साथ पुरुष भी चले गए। और मतलब कहा जाता है कि उस 8 मार्च को क्या है कि काफी भारी संख्या में औरतें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है। तो एक वो बहुत बड़ा दिन महिलाओं के हिसाब से बन जाता है। इसलिए 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा कर दी कि हम लोग 8 मार्च को क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। ओके। प्रेओबासेसिंग की रेजिमेंट, देखिए रेजिमेंट्स क्या होती है? मिलिट्री के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। आर्मी के ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो प्रेओबासेसिंग की ये जो रेजिमेंट है, ये राजा का सबसे मतलब विश्वासमंद रेजिमेंट था। मतलब सबसे विश्वासमंद जो लोग हैं सेना में, उनका ग्रुप था। इसने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, मना कर दिया, हम भी किसी पे गोली नहीं चलाएंगे, हम तो खुद विद्रोह में शामिल हैं। तो सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। अब राजा तो किस पे उछलता है? सैनिकों पर उछलता, बोले मेरे सैनिक, मेरा सेनापति। पर जब वही विरोध में हो गए तो फिर राजा ने फाइनली क्या कर दिया? 12 मार्च 1917 को अपनी गद्दी त्याग दी। अब गद्दी त्याग दी तो अब देश को चलाएगा कौन? वो सवाल है। अब इसे क्या है? फरवरी की रूसी क्रांति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुराने कैलेंडर के हिसाब से 27 फरवरी को होती है। इस तरह रूस पर रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। तो रोमनोव वंश मतलब यहाँ पे जैसे वंश होते हैं हमारे, नहीं चौहान वंश, ठीक है, मुगल वंश, तो अलग अलग वंश होते हैं, उसी प्रकार से वहां पर रोमनोव वंश था। तो उनकी जो जारशाही मतलब जो राजतंत्र है वो पूरा खत्म हो चुका था। अब ये चला गया, राजा चला गया, तो अब राज करेगा तो करेगा कौन? तो लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुजुर्ग सरकार का गठन करा गया। तो एक सरकार बन गई। कब बनी? 15 मार्च को बनी। रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी वह नहीं थी। तो अब जो रूसी लोग जिस स्वतंत्रता की, जो सोच रहे थे कि राजा के जाने के बाद जो स्वतंत्रता हमें मिलेगी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो स्वतंत्रता हमें मिलेगी, वो तो मिली नहीं। तो लोग गुस्सा हो गए। अंत में बुजुर्ग सरकार गिर गई। तो इस सरकार को भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और फिर फाइनली केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादी सरकार बनाई गई। तो ये कौन है? केरेंस्की है। तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। उदार समाजवादियों की सरकार है। ठीक है। अब इस सरकार का जो एक उदारवादी समाजवादी सरकार बनी है, उस सरकार का उद्देश्य क्या है? देखिए आप एक चीज और देखिएगा, समाजवाद की विचारधारा काफी ज्यादा नहीं फैल पाई जितनी पूंजीवाद फैल पा रही है। जैसे आज आप भारत में भी देखेंगे, आपको भारत में वैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो आप अर्थशास्त्र के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, बिहार बोर्ड की बता रहा हूं मैं। तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पे प्राइवेट भी काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है। पर आप ज्यादातर देशों में देखिए आजकल वो पूंजीवाद की तरफ ही झुक गए हैं कि प्राइवेट अपना काम चलाती रहे और वो सरकार को टैक्स दे और सरकार उनसे जो बिल्कुल गरीब है, पिछड़े में, उनका सरकार भला कर दे। ये विचारधारा चलती हुई आ रही है। समाजवाद लंबे समय तक पैर नहीं फंसा पाया, क्योंकि इसका कारण था कि समाजवाद में कठोरता है, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस। कठोरता अगर किसी भी व्यवस्था में रहेगी ना तो लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। कठोरता नहीं होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, उदारता रहनी चाहिए। कठोरता यह थी कि वह सब कुछ ही सरकार करे। अब सब कुछ ही सरकार करे मतलब क्या है? मान लीजिए मुझ में कुछ टैलेंट है, मैं कोई अपना बिजनेस करना चाहता हूं तो मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तो 1 इंच जमीन भी सरकार बांट रही है। तो मतलब मेरा टैलेंट तो फिर बेकार है, मैं तो खुद गुलाम बन करके उनके काम करता रहूं, तो वो बात बेकार है। तो कठोरता थी, हर चीज सरकार का, उस कठोरता के कारण क्या है, ये नहीं चल पाया। अब यहां पर देखिए जो सरकार बनी उसको क्या कहा गया? उदार कहा गया। उदार कठोरता का विपरीत शब्द है, लिबरल है, जैसा करना चाहो वैसा कर लो। तो अब क्या ये उदारवादी समाजवादी सरकार टिक पाएगी? क्या इनके क्या उद्देश्य थे इस सरकार के? जनतांत्रिक और वैधानिक सरकार
की स्थापना करना। जनतांत्रिक मतलब जिसमें जनता की व्यवस्था हो, ठीक है, मतलब पूरा लोकतंत्र के हिसाब से ही देश को चलाना। वैधानिक मतलब कानूनी रूप से एक सरकार गठन करना, तो लोकतांत्रिक एक सरकार बनाना। मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो दो ग्रुपों के बीच में लड़ा जाता है, एक मित्र राष्ट्र और दूसरे जो केंद्रीय शक्तियां होती है उनके बीच में युद्ध लड़ा जाता है। और मित्र राष्ट्र की तरफ से रूस लड़ रहा था, तो अब ये कह रहा है कि भाई अब राजा हट गया तो मित्र राष्ट्रों के सहयोग से हम युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, जो निजी संपत्ति है उसकी रक्षा करना। अब देखिए बस यहीं से बात बिगड़ जाएगी। व्यक्तिगत संपत्ति, एक निजी व्यक्ति की संपत्ति की क्या करना, रक्षा करना। एक प्राइवेट की पर्सन की जो प्रॉपर्टी उसकी रक्षा करना। मतलब आप क्या दिखा रहे हो, पूंजीवाद विचारधारा। पूंजीवाद तो लोगों को चाहिए ही नहीं। संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना और जो भूमि की समस्या है उसको दूर करना। रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना। मतलब वैधानिक, अब जो कुछ भी करेंगे कानूनी रूप से करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी मर्जी से जैसा राजा करता आया था वैसा कर ले, ऐसा नहीं होगा। बोल्शेविकों ने इस सरकारों को स्वीकार नहीं किया। अब बोल्शेविक कौन है? बोल्शेविक एक जो कि सर्वहारा वर्ग की सरकार चाहते हैं। सर्वहारा वर्ग मतलब जिसमें किसान भी हो, मजदूर भी हो, गरीब, पिछड़े, उन लोगों की सरकार बोल्शेविक समुदाय चाहता है। बोल्शेविकों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा कि बोला नहीं नहीं यार तुम तो पूंजीवादी हो रहे हो, हम तो समाजवाद के समर्थक हैं, तो इन्होंने समर्थन नहीं करा। अब आगे क्या होता है वो देखिए। अब अप्रैल थीसिस। इस अप्रैल थीसिस से पहले एक व्यक्ति को जानते हैं जिनका नाम है लेनिन। देखिए लेनिन क्या है, लेनिन काफी समय से रूस में एक्टिव बंदा था, पर इसको क्या करा, जब ये विरोध करता था, विद्रोह करता था, तो इसको राजा ने क्या कर दिया, स्विट्जरलैंड भेज दिया, मतलब देश से निकाल दिया। फिर ये स्विट्जरलैंड जाने रहने लग गया। जैसे ही लेनिन भैया के कानों में उड़ती उड़ती खबर आई कि भैया क्या हुआ है, राजा ने तो गद्दी छोड़ दी। अब जब राजा ने गद्दी छोड़ दी तो मुझे देश से निकालेगा कौन, चलो देश अपने, ठीक है, उठाया बोरिया बिस्तर और आगे रूस में। अब जब रूस में आए और रूस में आते ही जनता ने बहुत भारी स्वागत करा, बोले आ गया स्विट्जरलैंड से आया मेरा दोस्त, नमस्ते करो, सलाम करो, जो भी करना है उन्होंने वो करा। जब ये आए काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला, और जैसे ही लेनिन ने देखा बोले यार क्या लफड़ा चल रहा है देश में। बोले यार पहले तो वो बुजुर्गा की सरकार बनाई, अब ये केरेंस्की की सरकार चल रही है। अच्छा। बोले केरेंस्की की सरकार किस प्रकार की? बोले उदार समाजवादी सरकार। तेरी तो ये क्या कर दिया, उदारवादी समाजवादी सरकार। बोले बेकार है। नहीं, बोले ये बेकार सरकार है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। बोले यार तुम लोगों ने क्रांति करी, मुझे एक बात बताओ, समाजवाद की स्थापना नहीं करी। तो यहीं से एक नारा लेनिन देते हैं कि क्रांति अभी अधूरी है। तो क्रांति क्या है, अधूरी है। और हमारी क्रांति कब पूरी होगी, जब समाजवाद रूस में स्थापित हो जाएगा। समाजवाद रूस में स्थापित हो जाएगा। पर काफी लोग क्या है, केरेंस्की की सरकार से खुश थे। बोले यार अभी तो क्रांति करी है, मार्च में करी है, अप्रैल में लेनिन तू आ गया, यार कब तक हम हमारा जीवन इन क्रांतियों के पीछे गुजार देंगे। भाई बोले नहीं करनी प्लीज यार लेनिन, अब नहीं करना। तो लोगों ने धीरे धीरे समर्थन नहीं करा। लेनिन का मानना था ये जो सरकार है पूंजीवादी सरकार, और पूंजीवादी सरकार देश का भला कभी भी नहीं कर सकती। पर धीरे धीरे लेनिन की जो बातें हैं लोगों को समझ में आ गई, और सच में पूंजीवादी सरकार तो इन्हीं पे क्या करने लगी, अत्याचार करने लगी। ठीक है, मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार नहीं दिया, मजदूरों पर ज्यादा देर काम करवा रही है, उद्योगपतियों को बचवा रही है, तो बहुत ज्यादा शोषण मजदूरों का होने लग गया। फिर सबको लेनिन की बात समझ में आई, बोले हाँ यार बात तो सही है। तो लेनिन क्या है, अप्रैल में आता है, और अप्रैल में जो अपने वो विचार रखता है उन्हीं विचारों को अप्रैल थीसिस कहा जाता है। लेनिन ने 3 नारे दिए, भाई भूमि का, शांति का और रोटी का। देखिए लेनिन 3 मुख्यतः चर्चाएं करता है। लेनिन पहली बात तो ये कहता है कि क्या कर दो, युद्ध को खत्म कर दो। जो युद्ध चल रहा है युद्ध को खत्म कर दो, युद्ध हमें करना ही नहीं है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सरकारी होंगे। सब के सब बैंक सरकारी होंगे, कोई भी प्राइवेट नहीं होगा। तीसरा बात है भूमि का वितरण करो, मतलब जो भूमि है वो किसकी हो, किसानों को बांट दी जाए, किसानों को दे दी जाए। ये पूंजीपतियों के हाथ में, जमींदारों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने लेनिन का साथ दिया। अब 7 नवंबर 1917 को और पुराने रूसी कैलेंडर के हिसाब से 25 अक्टूबर को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचेरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। तो 7 नवंबर तो आप देखेंगे तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, और 25 अक्टूबर हमारी
ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से क्या करा, जो बोल्शेविक हैं, जो कि लेनिन की पूरी टीम है, उसने क्या कर लिया, रेलवे, डाकघर, बैंक सबको अपने अंडर में ले लिया। केरेंस्की रूस छोड़ करके भाग गया। चलो बोले भाई बस इतना ही दिनों का था, मतलब कब बनाया बिचावड़े को, देखो यार, मार्च में बना, नहीं अप्रैल मई में बना, और बताओ अक्टूबर में आकर के हटा दिया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, संपन्न हुई। अब जो सच में हम जिसे क्या कह रहे हैं कि बोल्शेविक क्रांति कह रहे हैं, या हम सच में जो रूस में क्रांति कह रहे हैं, वो यही है, अक्टूबर की क्रांति, ये या अक्टूबर या नवंबर हम कहते हैं किसके हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, और वो अक्टूबर के हिसाब से। और 1918 से फिर रूस ने भी क्या कर लिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर ही अपना लिया। शासन अब बोल्शेविकों के हाथ में आ गया। अध्यक्ष खुद लेनिन बन गया और ट्रोट्स्की सरकार का विदेश मंत्री बना। ट्रोट्स्की ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, तो ये ट्रोट्स्की थे, इनको क्या कर दिया गया, विदेश मंत्री लेनिन ने बना लिया। विश्व में पहली बार शासन सत्ता में सर्वहारा वर्ग के हाथों में सत्ता आ चुकी थी। अब सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर, गरीब, उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, समाजवादी जो है बोल्शेविक वो कर रहे हैं, तो उनके हाथ में सत्ता आ चुकी थी। सत्ता में आने के बाद लेनिन के सामने काफी समस्याएं थी, तो उन समस्याओं का सामना लेनिन ने पूरा करा और उन समस्याओं को खत्म भी करा। उसने सबसे पहले ब्रेस्ट लिटोवस्क की एक संधि करी जर्मनी के साथ, ठीक है, एक जगह का नाम है, वहां पे एक संधि करी जर्मनी के साथ, और संधि करके क्या कह दिया कि भाई आज से हम तो युद्ध में नहीं है, धन्यवाद भाई, हमें युद्ध में नहीं रहना, आप जानो अपना काम जानो। जर्मनी अपोजिट साइड में है, ठीक है, और ये अपोजिट साइड में, तो माफी मांग ली जर्मनी से, बोला हमें युद्ध नहीं करना। सोवियत रूस को लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा। इस संधि के कारण 1/4 भूभाग रूस को, सोवियत रूस को गंवाना पड़ा कि भाई आप अपना भूभाग, आप अपनी जमीन का टुकड़ा छोड़िए। जब जर्मनी ने बोला तो बोला ठीक है मैं छोड़ता हूं, पर मुझे युद्ध में नहीं उतरना, क्योंकि लेनिन का यह मानना था, बोले यार बाहर लड़ने से अच्छा ना मैं अपनी जो देश की समस्या उनको सुधार दूं, उनको ज्यादा सही कर दूं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया तथा उसने अब आंतरिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। तो लेनिन ने क्या, जो आंतरिक मतलब जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जो देश के अंदर परेशानी चल रही है, उन पर ध्यान दिया। ये एक ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई है उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अब देखते हैं कि गृह युद्ध का समय आया। जब क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ। गृह युद्ध क्या होता है, जब इस प्रकार की स्थितियां देश के अंदर हो जाती है, जब दो समाज, दो समुदाय, दो वर्ग इस प्रकार से लड़ने लग जाए कि वो युद्ध जैसा लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं, या सिविल वॉर जिसे हम लोग कहते हैं। जब बोल्शेविकों ने जमीनों के पूर्ण वितरण की बात करी, देखिए अब समाजवादियों की सरकार आ चुकी है, लेनिन खुद सबसे टॉप पोजीशन पे बैठा है, तो लेनिन क्या कहता था, भूमि का वितरण करो, भूमि को क्या कर दो, बांट दो, और बांटो इस प्रकार से जिसको जितनी आवश्यकता उसको उतनी दे दो। मतलब ये है कि आपके घर में 10 कमरे बने हुए हैं और आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे आपके, तो 4 जन है, तो 4 को 2 कमरे बहुत हैं, 8 कमरे खाली करो, 8 कमरे आज से किसके हैं, सरकार के हैं, और सरकार वो लोगों को बांट देगी। भूमि का मतलब पूरा वितरण करो। अब भूमि का वितरण यहाँ पे जो किसानों की जो भूमि है, कृषि की भूमि है, उस भूमि की भी बात हो रही है। तो उस किसानों की जो भूमि है, अब मैंने ये आपको बताया कि किसान क्या है, 85% है, और वो सेना में भी है। सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि किसान सिर्फ किसानी का ही काम कर रहा है, वो सेना में भी। अब जैसे ही किसानों को ये पता चला रहा है लेनिन भैया आ गए और वो क्या कर रहे हैं, जमीन बांट रहे हैं अपनी, तो ये सब के सब क्या हुए, भाग खड़े हुए, सब सेना को छोड़ दिया, बोले मैं तो नहीं लड़ रहा, वहां पर जाऊंगा मेरे गांव में और जमीन लूंगा यार, खेती बाड़ी करूंगा, घर में बढ़िया मजे, जीवन सुखद ही सुखद है। तो यहाँ पे क्या, जमीन का जब पूर्ण वितरण की बात है, तो काफी बड़ा नुकसान क्या है, रूस की सेना को देखने को मिलता है। ये मैंने तस्वीर आपको दिखाई। अब देखिए गृह युद्ध किन किन के बीच में होता है, गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों, ठीक है। तो ये तीनों एक टीम के लोग हैं। गैर बोल्शेविक समाजवादी भी 2 प्रकार के हैं भाई। बोल्शेविक जो कि लेनिन को समर्थन कर रहे हैं, भाई मान लीजिए आज मैं भी समाजवाद को मानता हूं, पर हो सकता है मैं लेनिन को समर्थन ना करूं। अगर लेनिन को समर्थन कर रहा हूं तो मैं बोल्शेविक हो गया, और नहीं कर रहा हूं तो नहीं हुआ। तो गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी जो कि पूरा उदारता चाहते हैं, सिस्टम किसी प्रकार की कठोरता नहीं चाहते, तो लगभग आप ये कह सकते हो कि पूंजीपतियों के समर्थन में। और फिर है राजशाही के समर्थक, जो कि राजा के समर्थक है। बोल्शेविक विद्रोह की इन्होंने क्या करी, निंदा करी, बुराई करी। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक को रेड से लड़ने के लिए टुकड़े संगठित करने लगे। तो जो इनके नेता है, ये क्या हुआ, रेड से लड़ने के लिए, रेड्स कौन है, जो कि बोल्शेविक है, उससे लड़ने के लिए अपनी टीम तैयार करना शुरू कर दी। 1918 और 19 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों ग्रीन्स और जार समर्थकों व्हाइट्स
का ही क्या था, दबदबा था, नियंत्रण रहा। देखिए अब हुआ क्या है कि हम देख रहे हैं कि 1917 में जब क्रांति खत्म हो चुकी है तो क्रांति से वो पेट्रोग्राद तक का ही हिस्सा लेनिन के लोगों ने लिया है। बाकी तो काफी जो जगह है 1918 से 1919 तक सामाजिक जो क्रांतिकारी है उनका और जो जार के समर्थक है उनका ही दबदबा रहा है, वही ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। तो देखो अब यहाँ पे 3 टीमें हो चुकी हैं, एक है ग्रीन्स की जो कि सामाजिक क्रांतिकारी है, एक है व्हाइट्स की जो कि जार समर्थक है। ये दोनों तो क्या है, एक साथ है। और इनके अपोजिट में कौन है, रेड्स हैं जो कि बोल्शेविक है। कौन है, बोल्शेविक है जो कि लेनिन की टीम है। इस टीम को फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों ने समर्थन मिल रहा था। देखिए ये फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानी ये टुकड़ियां समर्थन कर रही थी। क्यों कर रही थी भैया, क्योंकि ये सारी की सारी पूंजीवादी है, उदारवादी लोग हैं। ये सब चाहते हैं कि पूंजीवादी हो। ये चाहते थे कि अगर रूस में यहाँ पे लेनिन बैठा रहता है और अगर लेनिन का सत्ता मजबूत हो जाती है तो कल को वो तो पूरी दुनिया में समाजवाद को फैला देगा, जो कि बहुत बुरा काम हो जाएगा। तो ये अपनी विचारधारा को बनाए रखने के लिए इनको समर्थन कर रहे थे, हथियार भेज रहे थे, खाने पीने को पैसा, ऐसा सब कुछ आ रहा था। रूस में समाजवाद के खिलाफ क्यों कर रहे थे, क्योंकि रूस में ये समाजवाद के खिलाफ थे। अब देखिए व्हाइट्स जो है निजी संपत्ति के हिमायती, जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। अब जब लेनिन आया ना तो लेनिन के आते लोगों में ताकत आ गई थी, तो किसानों ने क्या करा, जो अपनी अपनी जमीनें छीन ली लोगों से। हट चल अब यहाँ से, गया तेरा राजा, तेरा करेंसकी, सब गए, अब हमारा लेनिन है, ये जमीन हमारी है। लेनिन ने भी ऑर्डर पास कर दिया, बोले सब अपनी जमीनें लो, भूमि का पूर्ण वितरण करते हैं, देख ली जाएगी जो भी होगा। तो जमीनें अब लोगों के हाथ में आ चुकी थी। जमीनों ने लोगों ने सख्त रवैया अपनाया उन लोगों के खिलाफ जो कि उनकी जमीनों को रोक करके बैठे थे। किसानों ने जमीनें ले ली। अब दौर आया गृह युद्ध का। तो ये जो व्हाइट्स वाले लोग हैं, व्हाइट्स कौन है, जो राजा के समर्थक हैं, और राजा के समर्थक तो पूर्ण रूप से प्राइवेट के सपोर्टर हैं, उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। तो ये निजी संपत्ति, प्राइवेट जो खुद की प्रॉपर्टी है, मेरा घर है तो मेरा ही है, इसके हिमायती थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब ये निजी संपत्ति के सपोर्टर थे, तो इन्होंने क्या करा, जिन जिन किसानों ने इन लोगों से जमीनें छीनी थी, किसानों के प्रति, उन सर्वहारा वर्ग के प्रति बहुत ज्यादा कठोर रवैया दिखाया, उनको मारा पीटा, उन पर बंदूकें चलवाई, गोली चलाई, मारा पीटा। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग हैं गैर बोल्शेविक जन समर्थक घटने लगा। अब देखिए जो गैर बोल्शेविक थे कहीं ना कहीं थे तो समाजवादी, समाजवादी। मैंने आपको बताया समाजवादी, उदारवादी और जार समर्थक तीनों मिलजुल के लड़ रहे हैं। तो इन गैर बोल्शेविकों का जन समर्थन गिरने लगा। बोले यार तुम तो गलत काम कर रहे हो, कम से कम लेनिन हमारे समर्थन की तो बात करता है, लेनिन हमें जमीनें तो दुरा रहा है, तुम तो हमें ही मार रहे हो, समाजवादियों को ही मार रहे हो, किसानों को मारोगे। बोला गलत बात। तो यहां पर अब इनका सपोर्ट कम हो जाएगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण आ गया। तो हम देख रहे थे कि 1918 से 1919 तक और किसी का नियंत्रण था, पर 1920 के अंत में आते आते तक पूरे रूसी साम्राज्य पर किसका नियंत्रण हो जाता है, जो बोल्शेविक होते हैं उनका नियंत्रण आ जाता है। गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदोदियों का भी समर्थन था। गैर रूसी राष्ट्रवादी, देखिए गैर रूसी मतलब रूसी तो जो बिल्कुल रूस के मूल निवासी हैं वो, और जैसे मैंने बोला कि भाई रूसीकरण की नीति अपनाई गई थी रूसी भाषा को। तो उसके अलावा और भी लोग थे भाई, पोल बोलने वाले, फिन, ये बाकी भाषा के लोग भी थे। तो उन्होंने भी क्या करा, समर्थन करा किसको, लेनिन को। और जदोदियों, मुस्लिम जदोदियों क्या होता है, जो विद्वान है मुस्लिम धर्म में, जो सुधार चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, जो विद्वान है, उनकी बात करें, उन्होंने भी लेनिन को समर्थन कर दिया। ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना करा। तो ट्रोट्स्की विदेश मंत्री था, तो उसकी नेतृत्व में एक लाल सेना बनाई गई। और लाल सेना जो बनाई गई, तो जो कि भाई विदेशी हमले हो रहे थे, ये विदेशों का सपोर्ट मिल रहा था उससे, इसने आराम से देख लिया, बोले चिंता मत करो लेनिन भैया, मैं बैठा हूं यहाँ पर। तो दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोह। अब सरकार का, अगर लेनिन का कोई देश में भी कोई विरोध कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, उसके लिए क्या कर दिया, एक गुप्त पुलिस संगठन बना दिया। उस चेका गुप्त पुलिस संगठन का यही काम था, देखो घूमो गांव गांव, गली गली, कौन लेनिन के खिलाफ बुराई कर रहा है। ये उदारवादी कर रहे हैं, ये समाजवादियों का काम नहीं, बोला उदारवादी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ट्रोट्स्की का मानना है, ठीक है। तो उदारवादी कर रहे हैं तो इनको पकड़ लो। तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन बना दिया गया और फिर वो उनको ले जाता था, वहां पे जेल में पकड़ता था। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हैं कि लेनिन का भी थोड़ा सा कठोरता भरा व्यवहार नजर आ रहा है। यह अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी।
इस तरह लेनिन आंतरिक विद्रोह को भी दबाने में सफल रहा। तो देखिए लेनिन के सामने जो चुनौतियां थी, भाई पहले तो युद्ध से बाहर निकला तो ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि से निकल गया, फिर गृह युद्ध से बचने के लिए ट्रोट्स्की ने लाल सेना बनाई और विदेशी शक्तियों से जीत लिया, और फिर आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका से उसने दबा दिया उसको। अब चर्चा करते हैं केंद्रीय सत्ता की स्थापना। सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बन चुका था। सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह के रूप में परिवर्तित किया गया। देखिए अब क्या होता है कि जो रूस एक अकेला देश है, और उसने क्या करा कि जो आसपास के जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनको समाजवादी की प्रेरणा देकर करके उनको समाजवाद से जोड़ करके एक पूरा बड़ा संगठन बना लिया, जिसका नाम था यूएसएसआर या सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह उसने बनाया। और ये जो काम होगा वो 1922 में पूरा जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेनिन ने नए राज्यों में प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की और उसने बोला कि भाई जो भी हमसे जुड़ेगा उसमें अपनी अपनी सरकारें चलेंगी, हाँ पर एक केंद्रीय सत्ता रहेगी। केंद्रीय सत्ता का मतलब क्या है, जो बिल्कुल टॉप पर एक तो रहेगी। जैसे हमारे देश में देख लीजिए, पर राज्यों में सरकारें हैं पर एक केंद्र सरकार तो होगी, जो को केंद्र सरकार की बात आपको माननी पड़ेगी। ऐसे हमारे देश में ऐसा नहीं कि सारी बातें माननी पड़े, और पर ऐसा भी नहीं कि कोई सी बात नहीं माननी पड़े। ठीक है, वो एक अलग व्यू है, पॉलिटी में देखते हैं। तो यहाँ पे प्रतिनिधि सरकार को अधिकार दिया है। राजनीतिक संगठन में सबसे निचले स्तर पर एक संस्था बनाई जिसका नाम था सोवियत, जो कि स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर होगी। उन सोवियतों को मिलाकर के राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई जाएगी, और उस राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, लेनिन बनाया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई है आपको। और मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव इसी समिति के द्वारा होना निश्चित हुआ। मतलब भाई सोवियत बनाए गए, फिर सोवियतों से मिलकर के कांग्रेस बनाई गई, और ये कांग्रेस ही डिसाइड करेगी कि कौन मंत्री होगा कौन नहीं होगा, और इस कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, लेनिन। नए संविधान द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। तो अब जब नया संविधान बना और 18 साल से ऊपर वाले उन मतदाताओं को वोट देने की इजाजत दी जो कि अपनी आजीविका मतलब अपना लाइवलीहुड, अपना जीवन श्रम करके, मेहनत करके चलाते हैं और सरकार को कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया कि भाई सबको क्या होगा, काम करने का अधिकार है, मतलब सबको क्या होगा, काम मिलेगा, ये सरकार दिलाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने मतदान की तस्वीर दिखाई। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। देखिए अब उत्पादन के जो साधन है, भाई भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, व्यवस्थापक, मानव पूंजी, उन सब पे जो निजी स्वामित्व था उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि भाई लेनिन तो पूरा कट्टर समाजवादी है, पूरा का पूरा कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, तो निजी स्वामित्व को खत्म कर दिया। और उद्योगों पर मजदूरों का भी नियंत्रण स्थापित किया कि भाई मजदूर भी काम करते हैं या नहीं करते, ध्यान रखना जरूरी है। बैंकों, बड़े बड़े उद्योगों, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि उसकी एक और बड़ी डिमांड थी। राष्ट्रीयकरण कर देना मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े उद्योग है, बैंक है, जल परिवहन है, रेलवे है, ये सब राष्ट्रीयकरण हो जाने का मतलब है कि ये सब क्या होगा, सरकार के अधीन होगा, ना कि किसी निजी पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल के, बल्कि वे सब सरकार के अधीन है और सरकार लोक कल्याण के लिए ही इनका इस्तेमाल करेगी। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले शिक्षा देने का काम चर्च का था, चर्च चाहे जिसको दे नहीं दे। अब शिक्षा पर से चर्च का अधिकार खत्म कर दिया गया और चर्च को भी राष्ट्रीयकरण करके क्या है, सरकार के अधीन ले लिया। एक चर्च की तस्वीर दिखाई है, तो राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने अपने अधीन में ले लिया। बोल्शेविक दल ने अब अपना नाम बदल के क्या कर दिया, साम्यवादी दल कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। और जिसका लोगो जो साइन है कम्युनिस्ट का, वो ये आप देख सकते हैं। जैसे कि भारत में भी आपको साम्यवादी दल देखने को मिलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसा आप देखने को मिलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में दो है, एक तो सीपीआई है और एक सीपीआई एम। ये जो आपको तस्वीर में देखने को मिलता है, देखिए ये जैसे एक सेकेंड, ये वाला जो आपको हिस्सा देखने को मिल रहा है, ये तो आप वो है, इसे हिंदी में तो हसुआ बोलते हैं, जिससे ऐसे फसल काटी नहीं जाती, यू टक 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 टक, तो ये तो वो है। तो ये क्या है, किसान को दर्शा रहा है, और ये क्या है, ये हथौड़ा है, जो कि किसको दर्शा रहा है, मजदूर को दर्शा रहा है। मतलब सब कुछ जो डिपेंड है वो किस पर है, मजदूर और किसानों पर ही डिपेंडेंट है। इतना मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने सोच समझ करके पूरा अपना झंडा तैयार करा था। लाल रंग के हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। ये झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। अब आप जहां भी देखिए, कहीं पर भी अगर कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, तो उनका झंडा यही है। भारत में भी कम्युनिज्म में यही लोगो, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उत्पादन की समस्या के निपटारे। अब उत्पादन की समस्या का जो हो रहा है, भाई उत्पादन क्या हुआ कि समय के साथ आप युद्ध से बाहर निकले हो, गृह युद्ध हुआ है, तो काफी परेशानियां ज्यादा हो गई देश में।
अब उसके लिए आपको जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को सही करना होगा और बढ़ाना होगा। अच्छा, तो ये उत्पादन की जो समस्या उसका निपटारा वो कैसे करता है? देखिए, उसने सबसे पहले तो जितने भी फैक्ट्रियों में तकनीक से जुड़े हुए काम थे उनको सही कराया। तकनीक मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी टेक्निक से जुड़ा काम था उनको सही कराया, और तकनीकी वैज्ञानिकों पर भी उसने नजर रखी कि वे सही काम करते हैं या नहीं करते। फिर दूसरा काम उसने करा मजदूरों पर नजर रखना, लेनिन ने, कि मजदूरों पर देखो वो काम करते हैं या नहीं करते। ठीक है, इनकी जो जितनी भी आप संगठन थे, श्रम संगठन बनाने पर इसने क्या कर दी, पाबंदी लगा दी कि जो मजदूर है वो श्रम संगठन नहीं बनाएंगे, उन पे पूर्ण रूप से क्या होगी, पाबंदी होगी, रोक लगा दी कि भाई आप आज से किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं बना सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार के और भी अन्य उन्होंने क्या करे कि सुझाव करे, ऐसे काम करे। परंतु जब ये सब कुछ हुआ तो लोग विरोध में आ गए लेनिन के, बोले यार लेनिन तुझे अपना समझ के वहां बिठाया, ठीक है, गेरों ने तो गद्दारी करी, ठीक है, पर तू अपना होकर के भी गद्दारी करता है। मतलब तू अब हम पर मजदूरों पर नजर रखेगा, तू हमें संगठन बनाने से मना करेगा। किसानों से क्या है, जबरदस्ती इन्होंने गेहूं अनाज लेना शुरू कर दिया। अब जब किसानों से जबरदस्ती अनाज लेना शुरू कर दिया, देखिए अन्नदाता से कभी भी फालतू की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अन्नदाता कहीं पर भी किसी को भी हिला सकता है। तो किसानों ने क्या करा कि भाई अच्छा तो हमसे जबरदस्ती अनाज लेगा, बोले ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी अनाज की फसलों को जलाना शुरू कर दिया। ले बोले ना तो हम खाएंगे ना तुझे खाने देंगे, प्रेम भाव से ले यार, ऐसे तू ऐसे लड़के लेगा तो लड़के तो हमने किसी को नहीं दिया। तो जलाना शुरू कर दिया। जब जलाना शुरू कर दिया तो लेनिन को लगा कि यार जो मेरी अभी आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक पॉलिसी है, वो सही नहीं है, गलत है। अगर मेरे मजदूर किसान ही मुझसे नाराज है तो फिर मैं कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए क्या हुआ कि एक नई आर्थिक नीति लेकर के आता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति उसे कहा जाएगा। अब नई आर्थिक नीति में जो मुख्य बातें हैं वो जानते हैं। सबसे पहला, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। तो अब उन पे एक टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, इतना आपको देना, जिससे मान लीजिए कि जितना भी आपका उत्पादन होता है उसका 1/10 आप सरकार को दे दे। आप 100 रुपए कमा रहे हैं, आप 10 रुपए सरकार को दे दे, बस इतना, और बाकी सब कुछ किसानों का है। बचा हुआ अनाज किसानों का था और वह इसका मन चाहे इस्तेमाल कर सकते, तो बाकी जो बचा कुचा है वो किसानों का है, उसका वो चाहे जिस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहे, सरकार उसमें कोई भी रोक टोक नहीं लगाएगी। देखिए, जो नई आर्थिक नीतियां आती हैं, उन नई आर्थिक नीतियों में जो कहीं ना कहीं लेनिन को जो कार्ल मार्क्स के जो ओरिजिनल विचार थे ना, उनसे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ रहा है। मैंने क्या कहा कि समाजवाद जो है वो कठोर है थोड़ा सा, और ये जो अब इसकी जो नीतियां, इसमें आपने कहीं ना कहीं आप पूंजीवाद की जो वो है भनक देखेंगे कि हाँ भाई पूंजीवाद आ चुका है। धीरे धीरे आप देखें, अब यहाँ पे निश्चित कर दिया, मन चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप बेचो कुछ भी करो, अब सरकार आप पे प्रतिबंध नहीं लगा रही है। अब देखिए, नई आर्थिक नीति को लेकर के आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि 1991 में भारत में भी नई आर्थिक इकोनॉमी आई थी, नीति आई थी, जिसे हम लोग LPG कहते हैं। तो अगर आपसे वो पूछा जाता वो एक अलग मुद्दा, पर सिर्फ और सिर्फ वो कहता है कि NEP को बताए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति को बताए, तो मुख्यतः हमारे इसी की बात करता है, रूस वाले की बात करता है। भारत ने भी यहाँ पर परिवर्तन करा। भारत वैसे तो 1950 से ही 1947-1950 से ही भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रहा है, परंतु 1991 से पहले क्या था, समाजवाद की तरफ ज्यादा झुकाव था, और 1991 के बाद पूंजीवाद की तरफ ज्यादा झुकाव था। ये 1991 में ऐसा क्या हुआ वो भी जानेंगे, और इस चैप्टर में क्या हो रहा है वो भी आगे देखते हैं। यद्यपि वह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की है। वो ये सिद्धांत था कि देखो जमीन राज्य की है, राज्य मतलब सरकार की है, देश की है जमीन, हाँ, पर व्यवहारिक रूप में वो किसान की होगी। मतलब सरकार ने क्या करा, किसानों को बांट दिया। अब किसान उस पर उत्पादन करे और कुछ लिमिटेड जो कर सरकार ने तय करा है वो सरकार को दे दे, बाकी उसका ही है। तो वैसे तो जमीन का जो अगर सच में मालिक है वो सरकार है, पर अब देखो वैसे तो नॉर्मल सरकार कौन सा रोज आ रही है, जो हम मांग रहे हैं वो दे दो, बाकी तुम अपना जो चाहो वो करो। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। तो अब क्या हुआ कि जो 20 से कम कर्मचारी, जैसे जहां पर 1 से 20 तक के कर्मचारी हैं, वो व्यक्तिगत भी चला सकता है, प्राइवेट वाला भी चला सकता है, पर 20 से ज्यादा कर्मचारी होते ही उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा और सरकार के अधीन आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा क्या हुआ, प्राइवेट की शुरुआत करी गई। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दे दी गई। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब उनको काफी नीचे के लेवल तक छूट दे दी गई, भाई ये डिसीजन आप ले सकते हो, ये आप ले सकते हो, इसमें आपको सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं।
विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। विदेशी पूंजी मतलब इंग्लिश में होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब विदेशों से बोला गया भाई आप पैसा लगाएं, हमारे यहाँ पर आके उद्योग लगाएं, हमें पूंजी दे, हमें पैसा दे, हम हमारे यहाँ पर उद्योग लगा सकते हैं। तो ये भी क्या था, पूंजीवाद का विचार है, जहाँ पर विदेशों से पूंजी मंगवाई जाती है, लगवाया जाता है और फिर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। तो अब व्यक्तिगत संपत्ति जो है उसके बारे में, और जो जीवन का बीमा, तो व्यक्तिगत संपत्ति का बीमा कर रही है, इंश्योरेंस कर रही है, और जीवन का भी कौन कर रही है, राजकीय एजेंसी, सरकार की एजेंसियां कर रही है। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। तो अब अलग अलग स्तर पर क्या करेंगे, बैंक खोले गए, जहां जैसे कि मैंने एक तस्वीर आपको दिखाई। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। जो ट्रेड यूनियन है मतलब जो मजदूरों की यूनियन हुआ करती थी, उसमें आपको अनिवार्य सदस्यता, जरूरी है कि आप सदस्यता लो, ये समाप्त कर दिया गया। कोई बात नहीं, मतलब अब यहां तक का जब सब कुछ हुआ तो मामला ऐसा था, जब लेनिन से कहा गया कि यार आप तो कार्ल मार्क्स के विचारक थे, कार्ल मार्क्स को बहुत मानते थे, कार्ल मार्क्स के विचारों से हट कैसे गए। तो लेनिन एक बहुत अच्छा डायलॉग देता है, वो कहता है कि 3 कदम आगे बढ़ करके, मतलब अभी तक तो हम पूरा का पूरा कार्ल मार्क्स के हिसाब से तो चल रहे थे, 3 कदम आगे बढ़ करके 1 कदम पीछे आ जाना, फिर भी हम 2 कदम आगे। मतलब उसने खुद को जस्टिफाई कर दिया कि मैं गलत नहीं हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। परंतु 1924 में लेनिन की हो जाती है मृत्यु। लेनिन भगवान को प्यारे हो गए। अब उसके बाद सारी की सारी जो सत्ता है वो आ जाती है स्टालिन के हाथ में। 1929 में ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिया गया। ट्रोट्स्की लेनिन का खास आदमी था, तो स्टालिन ने बोला भाई मुझे पसंद नहीं, तू बाहर निकल, इसको देश से बाहर निकाल दिया गया। 1930 तक जो जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको खत्म कर दिया गया और सबसे बड़े पद पे यही बैठा हुआ था। और ये क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भाई रूस में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी थी, और उसका महासचिव ये बन गया था। और ये महासचिव बनने के बाद मतलब सबसे पावरफुल पोस्ट पे ये बैठा हुआ है। लोकतंत्र और भाषण प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई। जो लोगों को स्वतंत्रता आजादी दी गई थी वो सारी नष्ट कर दी गई। कोई लोकतंत्र नहीं है, मैं हूं बस सही हूं। भाषण प्रेस कोई नहीं है, फालतू की बातें नहीं है, सब कोई कुछ नहीं बोलेगा, और मेरे खिलाफ तो कोई भी बोलेगा तो मैं देख लूंगा उनको। पार्टी के अंदर भी मतभेदों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। अब पार्टी के अंदर भी भाई जो मैंने बोल दिया उसको मानना है। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, नहीं मैं बोल रहा हूं हाँ तो हाँ ही करनी है आपको, ना बोलना ही नहीं। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। देखिए स्टालिन का अगर आप समय देखेंगे 1924 से अगर 1953 तक मैं बात करूं, 24 उसके जन्म की तारीख नहीं है, ईयर नहीं है, बल्कि उसके राज करने का, शासन का समय बता रहा हूं। इसने तानाशाही करी, और तानाशाही का मतलब क्या है कि अपनी मर्जी से जो करना हो वैसा करता है, किसी से वो कुछ पूछताछ नहीं करता। तानाशाहों में एक फेमस नाम हिटलर का भी है, और कहा जाता है कि स्टालिन ने इतने लोगों को मरवाया कि ये हिटलर से भी ज्यादा इसको बेकार तानाशाह कहा जाता है, कि बहुत बहुत बेकार इंसान था, मतलब स्टालिन के बारे में ऐसा कहा जाता है। और अगर आप रूस का इतिहास उठा करके देखेंगे, स्टालिन के बाद निकिता खुश्चेव, बाकी जो भी आए ना वो ज्यादा कर क्या आए हैं, तानाशाही के रूप में आए। फिर 1985 में एक बंदा आएगा मिखेल गोर्बेचेव, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। वो मतलब पूरी रूस की स्थिति बदल जाता है। मार्क्सवाद और क्रांति के मानवतावादी आदर्शों के विपरीत था। तो मतलब जो इसके विचार थे स्टालिन के, वो न तो मार्क्स के पक्ष में थे, कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। क्रांति की मानवतावादी, और क्रांति क्यों करी गई थी, मानवता के लिए, कि भाई जो राजा है वो उसको हट जाए और समाज में सर्वहारा वर्ग की सरकार हो। तो ये जो मानवता वाले विचार थे उनके बिल्कुल विपरीत था, उनके बिल्कुल खिलाफ था। देखिए ये तो इसकी बुरी बातें हैं कि इसने लोगों पे शोषण करा, अत्याचार करा, सब कुछ अपनी मर्जी से करा, ट्रोट्स्की को देश से बाहर निकाल दिया, बड़े बड़े नेताओं को खत्म कर दिया और मानवतावादी मार्क्सवादी विचारों को खत्म कर दिया। पर कुछ अच्छी बातें भी ये है कि इसके समय में रूस एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभर करके आया। 3 पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना का मतलब है जो 5 साल के लिए बनाई जाती है और 5 साल में एक बड़े टारगेट्स लिए जाते हैं कि हम 5 साल में ये काम करेंगे। उनमें काफी औद्योगिक उन्नति उसने कराई, काफी प्रगति उसने कराई। कृषि का उसने आधुनिकीकरण करा, मॉडर्नाइजेशन करा एग्रीकल्चर का, मतलब नई मशीनें, ट्रैक्टर, अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक ये लेकर के आए। विज्ञान की उस समय काफी उन्नति इसने करवाई, और इतना एक महान शक्ति रूस बन चुका था कि उस समय युद्ध काल के सम्मेलनों में, युद्ध काल कौन सी बात हो रही है, 1939 से 1945 जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उस समय की बात बता रहा हूं। रूजवेल्ट
रूजवेल्ट कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति थे। और चर्चिल कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनके साथ बैठा करता था, मतलब इतना पावरफुल हो चुका था रूस कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठता, मतलब रूस की ताकत बढ़ चुकी थी। ये बात आप सोच सकते हैं स्टालिन के कारण। अब इस रूसी क्रांति का क्या क्या प्रभाव हुआ? ये जो इतनी बड़ी रूसी क्रांति हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूरा 2 भागों में मैंने चर्चा करी, तो उसमें से एक पूरा भाग रूसी क्रांति के ऊपर था। तो इस रूसी क्रांति के क्या क्या प्रभाव हुए वो देखिए। श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हुई। सबसे पहला तो यही था कि भाई जो श्रमिक वर्ग है या सर्वहारा वर्ग है, मजदूर किसान, इनकी क्या सत्ता पहली बार स्थापित हुई। दूसरा, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया। देखिए 2 विचारधाराएं कौन सी थी भाई? एक विचारधारा तो थी पूंजीवाद की और दूसरी विचारधारा थी समाजवाद की। तो अब इससे पहले, मतलब रूसी क्रांति से पहले तो मतलब लगभग पूरी दुनिया ही पूंजीवादियों के हिसाब से चल रही थी, पर अब यहां पर 2 भागों में पूरी दुनिया बढ़ चुकी थी, 2 खेमों में बढ़ चुकी थी। कुछ जो पूंजीवादी थे वो और कुछ जो समाजवादी थे वो। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब इस शीत युद्ध वाला थोड़ा सा मैटर समझिए क्या है। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, रूस और अमेरिका, रूस मत बोलिएगा, सोवियत संघ बोलिए, क्योंकि 1922 में रूस ने अपना पूरा आसपास के समाजवादी देशों को मिलाकर के एक पूरा संघ बना लिया, जिसे हम लोग कहते हैं सोवियत संघ, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर उसने बना लिया। अब यूएसएसआर और अमेरिका एक ही गुट में थे, ठीक है, मित्र राष्ट्रों में ही लड़ रहे थे ये लोग। अब क्या हुआ कि इस विचारधाराओं के कारण शीत युद्ध की शुरुआत होती है। शीत युद्ध क्या है? मतलब दोनों के बीच में कोई बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई नहीं हुई, पर चिंता का माहौल है वो हमेशा बना रहा। बातचीत करके माहौल को ठंडा कर दिया, ठीक चलता रहा। अब हुआ क्यों ये युद्ध? इसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये कहा जाता है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया। तो ये कहा जाता है कि अमेरिका ने यूएसएसआर से या सोवियत संघ से या रूस से पूछा नहीं कि हम गिरा दें क्या, क्योंकि भाई एक ही टीम में और दोनों बराबर के मजबूत नेता है। अब सोवियत संघ ये कहता है कि भाई आप लोगों ने हमारी जो विचारधारा है, कौन सी, समाजवाद की जो विचारधारा है, उसको तुम लोग आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि भाई जापान और उधर वाले साइड तो हार चुके हैं, वो तो हार चुके हैं ना, और जीतेंगे तो अपन लोग जीत ही रहे थे, जीत गए थे, वो तो साफ बात है। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपने आपको गोली मार ली, खेल खत्म कर दिया, और हिटलर मर गया, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध ही खत्म हो गया। हम अगर जीत रहे हैं तो हम जापान पर और एशिया पर हम राज करते हैं, हम समाजवाद की विचारधारा फैलाते हैं, पर तुम हमें क्या है वहां पर राज करने नहीं देना चाहते। और अमेरिका ये कहता है कि बोले भाई ऐसी बात नहीं है, अपन तो एक ही बात है, ठीक है, स्टालिन ऐसे चिंता मत कर, पर यार नहीं बॉम्ब फेंकता तो ये युद्ध खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों के बीच में पहला तो क्या है, विचारधारा को लेकर के कि भाई हमारी समाजवाद की विचारधारा अच्छी है, अमेरिका कहता नहीं हमारी पूंजीवाद की विचारधारा अच्छी है। दूसरा, राजनीतिक प्रभुत्व के कारण, ताकतवर कौन है ज्यादा, अमेरिका भी बोले नहीं यार अच्छा तू हमें आग दिखाएगा स्टालिन, इतनी बड़ी बात तेरी, हमसे नहीं चलेगा। वो स्टालिन बोला अच्छा तू मुझे दिखाएगा आग, ये मेरे भी नहीं चलेगा। तो दोनों के बीच में अपने खुद को ताकतवर साबित करने के लिए शीत युद्ध की शुरुआत होती है। किस किस के बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अब क्या होता है कि 1985 में एक व्यक्ति है जो क्या बनता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी दल है यहाँ पर रूस में, उसका महासचिव बन जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा महासचिव ही क्या होगा, सब कुछ है, राष्ट्र के लिए सब कुछ होगा। तो जो वो बना उसका नाम था मिखेल गोर्बेचेव। मिखेल गोर्बेचेव। अब ये मिखेल गोर्बेचेव क्या था, ये बंदा थोड़ा सा न्यूट्रल था। बोले यार ये जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है ना कि भाई नहीं हम तो सिर्फ समाजवाद को ही मानेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही विचारधारा को चलाएंगे, पूरे देश में सिर्फ एक ही पार्टी होगी, साम्यवादी दल ही होगा, तानाशाही चलेगी, ये सारा बोले यार मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका मानना था कि अगर देश का विकास करना है, देश को आगे ले जाना, तो इतने कठोर विचार नहीं होने चाहिए, इतने स्ट्रिक्ट जो व्यूज हैं वो कभी भी नहीं होने चाहिए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमें लिबरल होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए। इसलिए इसने क्या करा, कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार इसने शुरू करे। राजनीतिक सुधारों में तो एक तो इसने क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी का एंड कर दिया, बोला आज से कम्युनिस्ट पार्टी नहीं सभी पार्टियां रहेंगी। इसने सोवियत संघ का विघटन कर दिया, बोला आज से सोवियत संघ के जो भी राष्ट्र है वो अलग होना चाहता है वो अलग हो जाए, आज से अपन ऐसा कुछ भी नहीं, सब अपने अपने हिसाब से अपनी जो विचारधाराएं चलाना चाहते हैं वो चलाए, हमें दिक्कत नहीं है। आर्थिक सुधारों में इसने ये करा कि बोले नहीं अब से जो पूंजीवादी है वो भी अपना काम करे, पूरा समाजवाद की जो विचारधारा है इसको हम लोग खत्म करते हैं, ऐसा। और जब 25 दिसंबर को
25 दिसंबर 1991 को, जिस दिन ये सोवियत संघ के से क्या कर देता है, इस्तीफा दे देता है, मतलब महासचिव, सीपीआई के महासचिव के पद से इस्तीफा दे देगा, उस दिन क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन हो जाएगा, सोवियत संघ टूट जाएगा। और वो सोवियत संघ फिर से क्या होगा, 15 राष्ट्रों में बढ़ जाएगा, 15 देशों में बढ़ जाएगा, जिसमें जो सबसे बड़ा राष्ट्र है, सबसे बड़ा जो देश होगा वो रूस होगा। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन होना, टूटना, और 1991 में आप एक ही चीज ये भी देखेगा कि भारत ने भी अपनी नई आर्थिक नीतियां चेंज कर ली, और भारत जहां अभी तक मिश्रित होते हुए समाजवाद की तरफ झुका होता, अब वो क्या आ जाएगा, पूंजीवाद की तरफ झुक जाएगा। तो यहां पे सोवियत संघ का भी विघटन एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो रूसी क्रांति का एक ये भी कारण था कि शीत युद्ध की वहां पे शुरुआत हो जाती है, ये प्रभाव एक मुख्य रहा। आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया, ठीक है। आर्थिक आयोजन, नियोजन, मतलब आर्थिक जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स होती है, उसमें दुनिया को एक नया मॉडल देखने को मिला। जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं की हम लोग चर्चा करें, भारत ने भी पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, तो ये एक नया मॉडल पूरी दुनिया को देखने को मिला, और मतलब काफी लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, समाजवादी विचारों से काफी लोग भी प्रभावित हुए। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया। तो इस क्रांति से क्या हुआ कि जब लोगों ने ये देखा कि नहीं यार, रूस समाजवाद की विचारधारा पे काम कर रहा है, तो वहां के उपनिवेश जो लोगों ने गुलाम, जैसे ब्रिटेन ने भारत को बना रखा था, तो उन गुलामियों से आजाद होने के लिए भी लोगों को क्या मिली, कि प्रेरणा मिली कि नहीं, हमें आजाद होना चाहिए। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। इन्होंने पूर्ण गठन तथा खुलापन की अवधारणा पेश की। पूर्ण गठन का मतलब क्या है कि हम फिर से क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। हमने जो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, हम फिर से इसको सही करेंगे। आप सभी 15 देश अपने अलग अलग रहे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और खुलापन मतलब इकोनॉमी को क्या कर दिया, खोल दिया गया। अभी तक इनकी जो इकोनॉमी थी रूस की, कैसी थी, क्लोज थी, बंद थी। लेनिन ने भी एफडीआई मंगवाया था, पर इतना नहीं मंगवाया कि हाँ, सीमित तौर पे, शब्द पढ़ा था ना, सीमित, लिमिटेड था। इसने खोल दिया पूरा, बोला आओ जितने को विदेश में यहाँ पे पैसा लगाना लगाओ। तो इनकी अवधारणा आई और यहाँ से पूरी आजादी। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हो जाता है, और यहीं हमारे रूस की जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। और अब भी जो रूस में राज कर रहे हैं पुतिन साहब, उनको तो आप जानते ही हैं, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध भी हुआ था। पर समाजवाद एवं साम्यवाद की जो एक कहानी है, ये वो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को समझा दी है। ये वन शॉट था हमारा बिहार बोर्ड का, स्पेशली आपके यूट्यूब के बच्चों के लिए। पर बच्चों, यूट्यूब पे आपको सभी कंटेंट जो है वो नहीं मिल सकता, और आप खुद सोचिए, इस चैप्टर के लिए मैंने 6 लेक्चर्स एप्लीकेशन पे बना करके डाले हैं। एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिकों को एक एक लेक्चर में बहुत ब्रीफ में, बहुत डिटेल में, विस्तार में जाकर के मैंने चर्चा करी है। तो वो चर्चाएं, वो पूरा ज्ञान समझने के लिए आप प्लीज आप एप्लीकेशन पे जुड़िए। बिल्कुल ना के बराबर फीस है, आपको बेहतरीन सुविधाएं, डाउट ग्रुप्स और भी बहुत कुछ आपको उसमें मिलेगा। आप सोचिए 6, अगर मैं आप एक 40 मिनट का वीडियो भी एवरेज लेकर के चलते हैं, तो 6 वीडियोस बने, और यहाँ पे 1.25 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर पूरा एक लेक्चर आना तो थोड़ा सा कम होता है। तो प्लीज आप एप्लीकेशन पे जुड़िए, एप्लीकेशन पे कोर्स का मजा लीजिए, और अपनी परसेंटेज है ना, उसको बिल्कुल राइज कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, बेहतरीन आपको मजा आ जाएगा। और जो फीस की अगर आप सोचते हैं, वो बिल्कुल ना के ना बराबरी है, मतलब नाम मात्र फीस है। ओके, और बताइएगा कैसा लगा आपको ये वन शॉट, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।